स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर जीवी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं गोट या शिप मीट के एक्सपोर्ट के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको डिटेली बताया गया है। इसमें थोड़ी बहुत फर्क हो सकता है कि कौन से स्टेट से आप देख रहे हो, कब ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके ऊपर भी थोड़े बहुत फर्क हो सकता है। मेजरली 99.9% सिमिलर रहेगा। थोड़ी बहुत रीजनल की वजह से आपको प्राइजेस जहाँ पे प्रोक्योर करते हो, कहाँ पे आपका मटेरियल मिलेगा, कहाँ पे आप इसकी प्रोडक्ट्स की सेटअप करते हो, तो थोड़े बहुत फर्क हो सकता है। ठीक है, तो 99.9% प्रोसेस सारा सेम रहेगा, थोड़ी बहुत प्राइसिंग पे थोड़ी फर्क आ सकता है। तो पहली चीज शुरू करते हैं बिजनेस सेटअप के बारे में और लीगल एंटिटी के बारे में। तो पहली चीज, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है या एलएलपी खोल सकते हो या प्रोप्राइटरशिप आप कर सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट ध्यान में रख के कर रहे हो तो इस प्रोडक्ट के लिए अगर बेहतर है आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कॉस्ट लगने वाला है। क्योंकि गोट एंड शिप मीट इतना सस्ता है नहीं। इसका प्रोसेसिंग करने के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत कैपिटल लगेगा। इसमें बेहतर ये रहेगा कि आप अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। उसमें शायद आपको लगे कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट लेना है तो उसको आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी भी दे सकते हो। मगर प्रोप्राइटरशिप में पूरा अनलिमिटेड रिस्क आपका रहेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी रहेगी। पूरा पैसे आप ही को जोड़ना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर है तो एलएलपी भी कर सकते हो। मगर बेहतर है कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लो, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए लायबिलिटी और थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बन जाती है। तो इसके बाद आता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी चीज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए और एक मेन रीज़न ये भी है, क्योंकि मैं हर बार मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। काफ़ी बार मैं बोलता हूँ कि प्रोप्राइटरशिप पे ही आपका सारा प्रोडक्ट कर लो। मगर गोट एंड शिप में क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको होटल और इंस्टीट्यूट्स का ऑर्डर्स मिलता है, तो वो लोग नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप कंपनी से नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। मगर ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सर शुरुआत करना है तो मुझे क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है, ऐसा कोई नहीं है। प्रोप्राइटरशिप भी आप खोल सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। फिर जैसे आपको लगेगा कि इंक्वायरी आने लग गए और वो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मांग रहे हैं, तो फिर आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आपको कम से कम 1 जीरो का फर्क है। 1 जीरो का मतलब ये 6,000 में काम हो जाएगा और ये आपको कम से कम 70 to 80,000 का आपको खर्चा यहाँ पे पड़ेगा। तो देख लेना क्या है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया का है, जब एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। अभी ऐसा नहीं है कि दुबई में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नेपाल में कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कहीं और डॉक्यूमेंट्स कौन सी चाहिए, वो उसके बारे में नहीं है। यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो यहाँ पे आप देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये तो डीजीएफटी से आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। अगर सीए या हमसे कराते हो तो 2,000 तक जा सकता है। यहाँ पे एपेडा का आरसीएमसी है। इसमें कोई और आरसीएमसी लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर फियो का ले ले क्या। फियो का मत लो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फुल फ्लज इसमें उतर रहे हो तो एपेडा का ले लो। थोड़ी बहुत उनकी एपीएम उनकी आरसीएमसी से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और ये लोग डेडिकेटेड बायर्स भी भेज देते हैं, डेलीगेशन लेके जाते हैं, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसके बाद एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। काफ़ी बार ये होता है कि स्टेट लाइसेंस सेंट्रल लाइसेंस में फ़र्क क्या है। अगर आप सेंट्रल लाइसेंस लेते हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, मीट प्रोसेसिंग सब मैनेज कर सकते हो। मगर स्टेट लाइसेंस करते हो तो आप डोमेस्टिक में भी काम कर सकते हो। अगर आपका देखो क्या होता है प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट इमीडिएटली शुरू करने से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तो नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप शायद चाहिए तो डोमेस्टिक मार्केट में भी काम करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मशीन्स लगा दिए हैं, खर्चे तो शुरू हो चुके हैं। तो कम से कम कुछ तो आ जाए, तो कुछ तो आप डोमेस्टिक मार्केट से निकाल सकते हो। तो उसमें आप क्या करो कि स्टेट लाइसेंस भी ले लो और डोमेस्टिक ट्रेडिंग भी आप शुरू कर सकते हो। इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर लो, प्राइवेट, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप, आपको जीएसटी तो मिल ही जाएगा, वो आपको करवाना पड़ेगा। इसके बाद लोकल ट्रेड लाइसेंस, वहाँ पे जो लोकल में हो, कौन से स्टेट हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट हो, कौन से तालुक हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी मीट का है, इसमें ज़्यादातर पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे भी हमको पोल्यूशन एनओसी लेना पड़ेगा फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन सी स्टेट पे आप हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट, तालुक या सब तालुक लेवल पे, जो भी आपको मिलेगा वहाँ पे आपको पोल्यूशन का एनओसी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद उद्यम एमएससी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हो सब्सिडी चाहिए, कोई स्कीम के अंदर पैसे चाहिए, और काफ़ी बार क्या होता है कि एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए अगर आप कोई प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हो 100% एक्सपोर्ट के लिए, तो फिर आपको एमएसएमई का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोन सस्ते में मिल जाएगा। नहीं सर मुझे ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी को हिस्सेदारी नहीं देना है, तो आप मार्केट से पैसे भी उठा सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हलाल सर्टिफिकेट, वो भी इस एंटिटी से ही लेना है। आप आगे चलो कि हलाल तो कोई और भी देता है तो उनसे ले लोगे।
अभी आजकल तो वो बोल सकते हैं यार सर्टिफिकेट तो सारे डिग्री के सर्टिफिकेट फेक में मिल रहा है, तो हलाल तो मिल ही जाएगा। देखो ऐसे चीज़ों में मत फंसिए, क्योंकि जब भी आप ले रहे हो एक लेजिट कंपनी से लेना, क्योंकि जब एक्सपोर्ट, अगर आप एक मुस्लिम कंट्री पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट ऑथोराइज होना चाहिए उनकी एंटिटी की तरफ से। अगर आप जनरली कोई हलाल सर्टिफिकेट सस्ते में मिल गया, और जुगाड़ू वाले चीज़ें होती हैं, अगर आप उस चीज़ में फंस जाओगे तो फिर वो हलाल सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं है, उसका रिकॉर्ड्स आपने प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया है, तो ये हो सकता है कि आपका मीट वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपका डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं था। तो हलाल सर्टिफिकेट को लाइटली मत लीजिए जब भी आप सीरियसली एक्सपोर्ट कर रहे हो, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज में। बिल्कुल आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसके साथ ही साथ आपको नेक्स्ट है सेटअप प्रोसेस। अगर आपको शुरू करना है तो एक तो मैंने बोल दिया रेगुलर प्राइवेट लिमिटेड LLP बाय MC हो जाएगा। फिर आप सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो IEC, RCMC, FSSAI, GST, MSME, हलाल सर्टिफिकेशन। फिर NOC आपने ले लिया। और ये चीज़ यहाँ पे क्योंकि क्या होता है ना, शिप एंड गोट को हम लोग काटते हैं, उसके पीसेस बनाते हैं, क्योंकि जानवर है उसका खून बहाएगा, तो उसमें क्या है ना कि एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते हो। अगर थोड़ी बहुत गाइडेंस भी अगर आप देखोगे ना, तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर जोन में है तो बेहतर है। रेसिडेंशियल एरिया अवॉइड करिए। काफ़ी बार मैंने देखा है कुछ फैक्ट्रीज हैं जो मैंने पहचान की है, वो सिटी के अंदर है, और वो लोग जो भी काटते हैं, क्लीन करते हैं वगैरह वगैरह, वो डायरेक्टली नाली में चलता है, तो वो नॉर्मली थोड़ी गंदगी मच जाती है, तो फिर उसकी वजह से रेसिडेंशियल कंप्लेंट्स होते हैं, कुछ ही लोगों को बुरा लगता है, तो फिर क्यों करना है। तो बाई लॉज जो है वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बफर रखना चाहिए सेंसिटिव साइट्स पे, स्कूल्स, रिवर्स जो भी है, डायरेक्टली नाले में डाल दिया, कहीं पे नदी में छोड़ दिया, तो ऐसी चीज़ें मत करिए। जो भी एक साइट जब चुनते हो तो ठीक ठाक देख के चुनिए, क्योंकि वहाँ पे आपका EPT जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और उसका वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली मैनेज हो। ऐसा ना हो कि कोई जगह ले लिया सस्ते में, तो जगह मिल गई मगर पानी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो उसके चक्कर में DG चला रहे हो और साथ ही साथ आपको पानी बाहर से लेके आना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आता है फैसिलिटी सेटअप। यहाँ पे दो तरीके से आप काम कर सकते हो। एक होगा ओन स्लॉटर हाउस की खुद का सब कुछ है, तो यहाँ पे फुल कंट्रोल रहेगा, मगर तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, क्योंकि मशीन्स आपका है, सामान आपके हैं, कटाई आपके यहाँ पे होगी, प्रोसेस आपके यहाँ पे होगा, फिर पैकेजिंग आपके यहाँ पे होगा और आपके नाम पे बिकेगा। मगर दूसरी जगह क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, नहीं सर मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, मगर आप एक सर्टिफाइड फैसिलिटी के साथ टाई अप करोगे, फिर उनसे माल खरीदोगे, क्योंकि ये इमीडिएटली शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्री बना हुआ है, ऑलरेडी वो कर रहे हैं काम, उनसे जाके आप पार्टनरशिप करो और वहाँ से माल उठाना शुरू कर सकते हो। थोड़ी इनिशियल कैपिटल तो नहीं रहेगी, उसका जो कॉस्ट ओवरहेड्स होता है वो नहीं मिलेगा, मगर आप एक एपेडा कंप्लायंट फैसिलिटी के साथ ही काम करना है। आप ऐसा कभी मत करना कि कोई भी, अभी देखो मटन या कोई और चीज़ों के लिए क्या होता है ना, लोकल में भी मिल जाता है, मगर लोकल वाले एपेडा रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो क्या होता है कि कल जाके उनके यहाँ से, क्योंकि उनको भी रजिस्टर करना होता है, कल जाके अगर देखो दो तरीके हैं, एक अगर उनके पास सेटअप है और वो एपेडा कंप्लायंट है तो एपेडा में जाके रजिस्टर करवाओ, वो प्लांट से डायरेक्टली ऑपरेशन करा सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप लोकल से नहीं उठा सकते, आप लोकल को, या एक चीज़ है कि जो एपेडा है उसके साथ काम कर लो, या जो है उसको जाके एपेडा में रजिस्टर कराओ, फिर बाद में उसके साथ काम करो। ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी से आप ना ही काम कर सकते हैं। ऐसे कोई भी फैक्ट्री से उठा के किधर भी, बोलते हैं ना कि किधर ही पड़ा हुआ मटेरियल उठा के किसी को एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट में इतना हल्के में नहीं ले सकते हो। दूसरा है फार्म लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, इसमें गोड एंड शिप का मीट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो ये सारे वेराइटीज़ हैं जो रिकमेंडेड ब्रीड्स हैं जो नॉर्मली एक्सपोर्ट होते हैं, ये नॉर्मली गुड ब्रीड्स हैं। और यहाँ पे शिप ब्रीड्स में भी आप ये सारे चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पे सर थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। थोड़ा आप अगर जो नॉन वेजिटेरियंस है, जो हर एक रीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको पता होगा कि कौन सा ब्रीड और ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें आप रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ब्रीड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ब्रीड अच्छे हैं। मगर इसमें कौन सा सुपीरियर ब्रीड है, क्या इसका हेल्थ कंडीशंस क्या है, कि थोड़े मीट्स या गोड्स क्या होता है, कुछ जगह के लिए बने होते हैं, अगर उसको उस जगह से हटा के कहीं और अपने फार्म ब्रीडिंग शुरू कर दिया तो फिर वहाँ पे वो खत्म हो जाएंगे, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अगर इसमें थोड़ी रिसर्च करोगे ना,
तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि लोकल कौन सा है, उसमें सस्टेनेबल कौन सी है, उसमें क्या चीज़ें समझ में आ सकता है। ये थोड़ा बहुत आप रिसर्च करोगे। अगर आपके कोई जान पहचान वाले इस ब्रीडिंग में है तो फिर बेहतर है, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है थोड़ी बहुत कॉस्टिंग, जो लैंड का खर्चा है वगैरह वगैरह। अगर आप शेड डालते हो तो कितने की शेड होनी चाहिए, कितने रख सकते हो, फिर इसका ओपन यार्ड कितना है, हेल्थ कैसे मैनेज कर सकते हो, और कितने गोट्स आप रख सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि कल्टीवेशन के लिए कितना छोड़ना है, तो 10-15 एकड़ में 1000 गोट तक आप एवरेज रख सकते हो। इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, मगर उसमें हेल्थ कंडीशंस बाकी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ये प्रॉपरली रिसर्च है, इसके ऊपर आप सिर्फ इसको गाइडलाइंस मान के चलिए, इसके ऊपर नीचे आप कर सकते हो, उसमें कोई बाधाएं नहीं है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप एक कोई सेटअप बना रहे हो तो इतना ध्यान में रखना कि बच्चे लेके आ रहे हो, वहाँ पे क्रॉसिंग करा रहे हो, वहाँ पे ब्रीडिंग करा रहे हो, फिर वहाँ पे उसकी अगर कोई बीमारी होगी, अभी दोबारा कोविड स्टार्ट हो गया है, तो अभी देखना है कि अभी उसके आइसोलेशन, अगर किसी को बीमारी है, कितने बीमार पड़े हुए हैं उनको अलग करना है, उनको आइसोलेट में रखना है, फिर वहाँ पे नर्सरी होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आप मैनेज करो। किसी को कहीं पे धक्का लग गया वगैरह वगैरह, चोट आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आप मैनेज करोगे तभी ये बिजनेस चल सकता है। क्योंकि ये बिजनेस खत्म होने के लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि एक बीमारी लग गई एक को, अगर वो स्प्रेड हो गया तो सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे गोट प्रूफ फेंसिंग आपको करना है, क्योंकि कम से कम क्या होता है ना, शिप का तो मुझे उतना नहीं पता, गोट तो बहुत खराब होता है, ठोक देता है ना, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत आपको फेंसिंग, जो भी बॉर्डरिंग अगर आप करते हो या ओपन एरिया में, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। फीड क्या दे रहे हो, वाटर क्या कर रहे हो, उसकी फीडर्स कैसे हैं, तो ये थोड़ी बहुत आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद में फीडिंग के बारे में भी आपको दोबारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है। तो मगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई वेटेनियर है, कोई हस्बेंड्री वाला है, एनिमल हस्बेंड्री वाले आपको सपोर्ट में दे देते हैं, क्योंकि स्पेशली एपेडा में तो ये बिल्कुल चीज़ें सपोर्ट में मिल जाती है। मगर आपके लोकल में भी जो लोग इस चीज़ का काम कर रहे हैं उनके पास ये आइडियाज़ होते हैं, और नहीं तो कम से कम जो जानवर के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास उसके बारे में नॉलेज होती है। आप उसको क्या खिला सकते हो, उसकी अलग से खाना मिलेगा वगैरह वगैरह, तो वो भी नॉलेज आप लेके यहाँ पे ये सारी चीज़ें रेफरेंस में आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इसके बाद आपको जो भी एडिशनल करना है ना, अपना मसाला मिक्स करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मिनरल्स के लिए है, फिर यहाँ पे हेल्थ एंड बायो सिक्योरिटी के लिए, अगर इन्फेक्शन हो गया, पॉक्स हो जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके वैक्सीनेशंस होती है, डीवॉर्मिंग्स होती है, कीड़े लग जाते हैं पेट में, तो वो सारी चीज़ें, क्वारंटाइन, डेली क्लीनिंग, इंश्योर हाइजीन, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मैनेज करना है। क्योंकि ये वन टाइम का वर्क नहीं है, पैसे तो बहुत है, मगर साथ ही साथ उसका रिस्क भी उतना ही है और उसका काम भी उतना है, तो तभी उतना पैसे मिलेंगे। फ्री में तो कोई दान में तो कुछ नहीं दे रहा यार, सीधी बात है। तो ब्रीडिंग और सप्लाई प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, ब्रीडिंग बैचेस में करना, सो दैट आपके पास पूरा ईयर के लिए सप्लाई है। क्योंकि ऐसा काफ़ी लोगों को देखा है मैंने, सर 6 महीने के लिए हम सप्लाई कर सकते हैं, 6 महीने के बाद हम दोबारा ब्रीडिंग में जा रहे हैं। अरे देखो क्या है कि अगर ऐसे ब्रीड्स उठाते हो जहाँ पे ओवर द ईयर साइकिल चल रहा है, कभी ऐसा नहीं कि आम जैसा आ गया, एक सीजन में आम आ गया उसके बाद आम नहीं है, ऐसा नहीं होना है। कि पूरी ईयर में अगर आपका साइकिल है, प्रॉपरली अगर आपने स्ट्रैटेजी बना रखा है कि इतने कटेंगे, इतने आएंगे, इतना वो बैच रेडी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच इतना रेडी हो जाएगा, इतना अगर आपका प्लानिंग है, तो ये देखो ऐसा नहीं कि प्लानिंग होगा तो दुनिया आपके प्लान के हिसाब से चलेगा, ऐसा तो नहीं है। मगर 90% अगर आप प्लान करके चलते हो, थोड़ा बहुत तो ठीक हो ही जाता है। तो फिर उसके बाद प्लानिंग, किडिंग, उसका ईयर्स कितने साल में बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। फिर उसके ब्लड लाइंस पे भी ध्यान रखना है कि उसकी रूटीन ब्लड लाइंस मैनेज हो। फिर इसमें टारगेटिंग होती है कि क्या वजन होना चाहिए उसका, तो फिर वो कितने वजन में, कितने टाइम के अंदर कितना वजन तक पहुंच जाएगा हेल्दी लेवल पे। ऐसा नहीं कि कोई दवाई इंजेक्शन मार के कुछ और कर रहे हो, क्योंकि फीड में भी काफ़ी कुछ फर्क करते हैं आज के टाइम पे लोग। इसमें थोड़ा मुश्किल है करना, फिर भी करते हैं, क्योंकि चिकन में तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, क्योंकि जो फीड देते हैं वो बहुत ही खराब लेवल पे जाता है, उसका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है। मगर ये शिप एंड गोट में उतना नहीं है, फिर भी लोग आजकल ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा दवाई आ जाए, कितना क्या आ जाए, फिर उसमें कुछ इंजेक्ट करके फिर उसका वजन बढ़ा देते हैं। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या हो सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए। देखो क्या अच्छी चीज़ है पता है, अगर आप कुछ चीज़ अच्छा बना रहे हो और वो मार्केट में अप्रिशिएट भी होता है, अगर आप कोई चीज़ वजन के लिए, पैसे के लिए कुछ आपने गड़बड़ी कर दी, वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, फिर आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, फिर आपका बिजनेस पूरा ठप पड़ जाएगा, फिर इज्जत दाव में आ जाती है। तो इज्जत मत खोना, थोड़े 10-15 रुपए ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इज्जत नहीं हो जाना चाहिए, उतना ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे कैपेक्स, जो मिनिमम एस्टिमेशन पैसे आपके पहले बार लगने वाले,
तो अभी देखो लैंड के लिए 2 से 10 लाख का एकड़ मिलेगा। अभी डिपेंड करेगा कि कहाँ पे खरीद रहे हो। अभी बैंगलोर में खरीदोगे तो ऑब्वियसली ये प्राइस में तो मिलेगा नहीं। ये तो थोड़ी खेती, थोड़ी एक्सटेंडेड जगह पे अगर आप ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है। आपको देखना है इसका खाना पीना और वहाँ पे कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी ज़्यादा तो नहीं है, बार बार दिक्कत तो नहीं होगी। क्योंकि अभी ऐसी जगह पे मैंने सेटअप कर दिया जहाँ पे रेगिस्तान है। ज़मीन तो सस्ते में मिल गया मगर उसकी खाद नहीं मिलने वाली। खाद के लिए मुझे बाहर से हर बार मंगाना पड़ता है। ज़मीन क्या है ना, एक बार ले लोगे मगर बाकी चीज़ों के लिए हर बार घूमना पड़ता है। तो फिर जो हर बार चाहिए वो थोड़ा नज़दीक में रखो, थोड़ा ज़मीन का रेट थोड़ा महंगा मिले तो भी ठीक है, चल जाएगा। फिर इसके बाद शेड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, 300 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। आप कितना बड़ा शेड बनाना चाहते हो, क्या क्या कितना क्वांटिटी रखना चाहते हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो वो देख के आप एवरेजली प्लान कर लो। फिर इसके बाद लाइफ स्टॉक, मतलब अभी जानवर जितना लेके आना है, 5,000 में भी जानवर मिलेगी, 20,000 में भी मिलेगा, कौन सा ब्रीड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दूसरी बात ये है कि टोटल सेटअप मशीनरीज है, मतलब ये तो सारे मशीनरीज के बिना है, सारी लाइफ स्टॉक के लिए। लाइफ स्टॉक में आपका कम से कम 30 से 20 to 30 लैक्स यहाँ पे चला जाएगा 200 के लिए, और 50 के ऊपर चला जाएगा 500 गोट्स के लिए। तो आप कौन से साइजेस ला रहे हो, कितने ब्रीड का ला रहे हो, उसका कितना मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम में हो जाएगा, और उसका अभी देखो क्या होता है ना, एक तो रेट पॉइंट्स होते हैं, उसकी ग्रोथ लेवल कितना है, वजन कितना जल्दी पहुंचेगा, और उसका वो रिप्रोडक्शन कितना है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत जानना होगा। फिर उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। हम चलते हैं स्लॉटरिंग पे, क्योंकि अभी हमने जानवर लेके आ गया, वो बड़ा भी हो गया, अभी उसको हमें काट के प्रोसेस करके आगे शिप करना है। तो अभी स्लॉटरिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेसिंग के लिए क्या होगा, एक तो आप खुद का, जैसे मैंने बताया था, आप अपना खुद का डाल सकते हो, जिसमें 1 to 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। ज़मीन का, फैक्ट्री का, सेटअप का, मशीन्स का, लेबर का वगैरह वगैरह मिला के आपको 1 to 2 का मिनिमम सेटअप कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप थर्ड पार्टी कर रहे हो, आपको तो पैसे नहीं डाल रहे हो, किसी और की फैक्ट्री में मुझे माल निकालना है, तो फिर फैक्ट्री का तो खर्चा मेरे पे नहीं है, बिजली का खर्चा मेरे पे नहीं है, मगर सिर्फ मेरा क्या होता है, जितना मैं यूज़ करूँगा उतना ही रहेगा। या मैं, ये हो सकता है कि थोड़े बहुत मैंने प्राइजेस पे नेगोशिएट किया तो बोलेंगे यार एक कमिटमेंट दे दो, तो फिर मैं उस हिसाब से मैं आपको कर देता हूँ। मगर एपेडा कंप्लाइंट होना चाहिए, उतना ध्यान रखो, अगर नहीं है तो करवा दो। मैंडेटरी कंप्लायंसेस, जैसे मैंने बोला था, एफएसएसआई, एपेडा और पोल्यूशन कंट्रोल का एनओसी आपको चाहिए होगा। वेटनरी सुपरविजन, क्योंकि क्या होता है, ये जानवर है, हम तो बीमार पड़ते हैं, अभी कोविड आ चुका है, तो अभी क्या पता कौन टिकने वाला है, कौन मर गया, कौन से किसको क्या इन्फेक्शन है, किसको क्या बीमारी है, जानवर में भी सेम होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, कटने के बाद क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे जो पानी आ रहा है उसकी क्वालिटी चेक करना है, खाने में जो दे रहे हो उसका चेक करना है, जो शिप होते हैं उसको कटने से पहले या कटने के बाद दोनों टाइम पे चेक होना है। फिर उसके जो मल आता है, जो वेस्ट आती है जो इन जानवरों का, तो फिर उसका भी आपको देखना पड़ता है कि उसमें भी कोई कंटेमिनेशन है या नहीं है। तो इसका हेल्थ मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वेटनरी और लैब टेस्टिंग तो आपको रखना ही रखना है। इनहाउस कराओगे तो पैसे बच जाएंगे, क्योंकि ये लंबा काम चलने वाला है। नेक्स्ट आएगा हलाल सर्टिफिकेट, क्योंकि देखो ये चीज़ें इस्लामिक कंट्री में ज़्यादा बिकता है, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज। जो भी जीसीसी कंट्रीज है वहाँ पे ये माल ज़्यादा बिकेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैंडेटरी वहाँ पे गल्फ मार्केट ही है, मुस्लिम मार्केट्स ही है, तो फिर तब आप करोगे तो फिर मुस्लिम बुचर्स होंगे, हैंड स्लॉटर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक हलाल सर्टिफिकेट मिनिमम इससे लेना पड़ेगा, और प्रॉपरली उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कहीं पे सस्ते में मत पड़ो, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट का बैच भी प्रॉपरली मैनेज करना है, हलाल का लॉग रखना है, बैच रिकॉर्ड रखना है, तो ही आपका सर्टिफिकेशन हो सकता है। वरना क्या होगा, सारा हो गया, एक्सपोर्ट भी इंडिया से हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर दिक्कत नहीं है, मगर जो रिसीव कर रहा है ना वो वहाँ पे तंग करेगा, फिर आपका मटेरियल एंट्री ही बंद कर सकते हैं या बैन भी कर सकते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आता है एक्सपोर्ट मीट कट्स में, तो यहाँ पे 6 वेज कट है, तो आगे का, बीच का, बगल का, विथ बोन, विदाउट बोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली 1 to 2 इंचेस में वैक्यूम पैक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा पैसे कमाना है, उसको ऑर्गन्स भी आप अलग अलग बेच सकते हो, क्योंकि क्या है ना, आज के टाइम पे किसी को सिर्फ अलग अलग पीसेस चाहिए होता है, वो हम लोग नॉर्मली ऑफर्ड नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग सब कुछ काट के एक ही बार भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक स्पेसिफिक कट और स्पेसिफिक ऑर्गन्स का अगर आप ट्रेडिंग करते हो, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद इस किस तरीके से हम भेजेंगे,
सर क्या ये काट के हमने पैक करके भेज दे देते हैं जैसा लोकल में करते हैं, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें कम से कम 2 तरीके हैं। फ्रेश तो आप भेज ही नहीं सकते हो, वो तो भूल जाओ, क्योंकि फ्रेश 1 दिन या 2 दिन तक हम लोग नॉर्मली, 1 ही दिन होता है नॉर्मली जहाँ पे मैंने देखे हुए हैं। मगर आप जब एक्सपोर्ट करना चाहते हो 2 ही ऑप्शन आपके पास रहेगा, चिल्ड या फ्रोजन। चिल्ड का मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस और फ्रोजन का मतलब -80 डिग्री टेम्परेचर, मगर उसका पहले ही ब्लास्ट फ्रीजिंग होना चाहिए एट -35 डिग्री टेम्परेचर। ब्लास्ट फ्रीजिंग क्या होता है, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा बहुत आप गूगल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये चिल्ड टेम्परेचर में बेचते हो 30 to 90 डेज का शेल्फ लाइफ है, 3 महीने तक ये चल जाएगा। अगर आप फ्रोजन करते हो तो कम से कम मेरे हिसाब से मान के चलो 12 महीने से लेके अराउंड 1 साल से 2 साल तक आ जाएगा। तो उसमें कोई शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे आराम से आप पैसे कमा सकते हो। इसमें ज्यादा पैसा कंपेरेटिवली चिल्ड में। चिल्ड में नॉर्मली लोग प्रीफर करते हैं, अगर पैसा ज्यादा दे रहे तो बात अलग है, मगर फ्रोजन आप कराओगे तो लंबा आपका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स आप क्या चूज कर सकते हो? चिल्ड में सी भी यूज कर सकते हो, एयर भी यूज कर सकते हो, मगर एयर फ्रेट आपको ऑब्वियसली पता है, जब हवाई जहाज से भेजोगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा। फ्रोजन में क्या होगा कि आप रिफर कंटेनर ले लो, आराम से वाया सी रूट्स भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि एयर से नहीं भेज सकते, बिल्कुल एयर से भेज सकते हो, आज के टाइम पे सारा सब कुछ अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको पूरा कंटेनर भर के भेजना है तो फिर क्यों ही एयरपोर्ट का मतलब उतना ओवरहेड्स क्यों लोगे, तो लॉजिक नहीं बनती है, तो उसका कम कर लो। फिर लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट का नाम, वेट, डेट्स, FSSAI का नंबर, हलाल सर्टिफिकेट और प्रोडक्ट इन ऑफ इंडिया, तो ये मेंशन करना मैंडेटरी है। देखो क्या होता है, अगर चलो इसमें एक दिक्कत है, चलो सर मैं किसी और से लेके मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे जो हलाल सर्टिफिकेट होती है ना या FSSAI नंबर होता है, ये उसका होता है जिसके फैक्ट्री में ये माल बने हैं। तो आपको डायरेक्टली चाहते या ना चाहते भी आपको क्या होगा कि आप अपने मैन्युफैक्चर का नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप मार्केटिंग करते हो मगर आप मैन्युफैक्चर नहीं किया है, तो आपके फैक्ट्री से ये नहीं बना है, तो आप क्या करोगे, FSSAI का नंबर जिसका है उसका आप यहाँ पे रजिस्टर कराओगे। तो नॉर्मली क्या होगा, यही होता है ना, पैकेट ले लिया, घुमाया, पीछे FSSAI नंबर है, उसका नाम भी वहां पे मेंशन्ड है, उसको कॉल करो, उसको डायरेक्टली बात करो। तब अगर आप बिचौली हो, मतलब मीडिएटर हो, आप किसी का लेके किसी के फैक्ट्री में प्रोसेस करके आप आगे भेज रहे हो, अगर वहां पे कोई अग्रीमेंट नहीं है, वहां पे खुले ही आपने छूट दे रखा है, तो आपका यहाँ पे कट जाएगा। आपका सिर्फ एक बार का ट्रेड है, दूसरी बार आपको शायद ऑर्डर आए या ना आए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आएगा इंग्लिश या अरेबिक में। अगर मिडिल ईस्ट है तो अरेबिक है, बाकी लैंग्वेजेस आप देख लेना कौन से कंट्री में आप भेज रहे हो। आपके बायर भी ये चीजें बता देंगे, ऐसे नहीं कि सर इसके लिए मुझे कौन बोलेगा, आपके बायर ही बोल देंगे, उनके पास ऑलरेडी डिजाइन रेडी होता है। या वो लोग बोल भी सकते हैं कि सर मेरा पैकेजिंग मटेरियल इधर मिलता है, इधर से खरीद लो आप ही, तो वो भी कर सकते हैं। या ग्राफिक्स भेज देते हैं, फिर हमें यहाँ पे प्रिंटिंग करा के हम लोग मटेरियल रेडी करवा लेते हैं, तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। वैक्यूम पाउच चाहिए, एक्सपोर्ट ग्रेडिंग का कार्टन चाहिए, 10 kg से 20 kg एक बॉक्स में पैक हो जाते हैं। हलाल हेल्थ सर्टिफिकेट, ये मिनिमम कंप्लायंट शिपमेंट के लिए चाहिए होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट कौन देगा, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी आपके यहाँ पे नजदीक में है उनसे आप हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आओगे, क्योंकि जानवर है, कुछ बीमारी नहीं है, वो गारंटी करने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। पैसे दे दोगे तो ऐसे भी मिल जाएगा, मगर मत करो ऐसा, क्योंकि बीमारी अगर कहीं पे दूसरी जगह पकड़ी गई तो वहां पे तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में थोड़ी बहुत आप मैनेज कर सकते हो, मगर नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं जितना ईमानदारी से आप काम करोगे ना, उतना आप लंबे टाइम के लिए काम करोगे। अगर आपने शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए ना, तो छोड़ दो, बिजनेस हो ही जाएगा आपका। ठीक है। टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स, GCC कंट्रीज, जैसे मैंने बोला ऑल द अरेबिक कंट्रीज, ऊपर से नीचे तक जो भी अरेबिक कंट्रीज है सब में जाएगा। UAE बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, 75 to 80% इंडिया का एक्सपोर्ट्स UAE में ही जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा लेते भी है, पैसे भी ज्यादा है और उसके साथ ड्यूटी भी कम है। और UAE, कतार, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सारी GCC कंट्रीज है, इन सब में हम बेच सकते हैं। इसका नेक्स्ट आएगा मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स और नॉर्थ अफ्रीका। तो ये भी बहुत बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे, मगर इनका कंसिस्टेंट स्टेबल डिमांड है, मगर और भी ज्यादा आ सकता है, थोड़ा बहुत वहां पे भी आप मार्केटिंग ट्राई कर सकते हो। अभी दुबई में क्या है कि सर इसमें उधारी चलती है क्या, देखो जो दुबई में बैठा है ना, अगर वो इंडियंस है, ये लोग मांगते हैं उधारी। अगर आप बहरीन में, ओमान में, जो उनके सिटीजन है, मतलब ओमान का ही बंदा है या ओमान का ही कंपनी है, तो वहां पे ज्यादातर दिक्कत नहीं होगी। मगर ये इंडियन जहां जहां पे है ना, वो हमें ही काटते हैं, तो थोड़ा बहुत संभाल के करिए। और क्रेडिट यहाँ पे देना नहीं है, इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे क्रेडिट का काम नहीं है। बिफोर डिस्पैच या वर्स्ट केस हम लोग BL पे हम लोग पैसा मांग लेते हैं, तो वो यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा।
उसके बाद आता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टैट्स अगर हम देखेंगे तो कितना वॉल्यूम पे हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये काफ़ी पुराना डेटा है, उसमें इसकी अपडेटेड मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ कि आज के टाइम पे क्या वॉल्यूम पे हम लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा है जो रिसर्च में निकला है। तो 23 या 24 में आप ये वॉल्यूम पे हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप मिलियंस में, अगर डॉलर्स में आप कन्वर्ट करते हो तो ये प्राइस है। और यहाँ पे अगर सर क्या मुझे इसमें काम करना है, अभी मान के चलो 7.2 मैं एवरेज में लेता हूँ, नॉर्मली हम लोग $9 पे बेच रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट करा रहे हैं, जो जिस कंपनी से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे 7.2 को आप 85 या 85.6 का ले लो तो ऑलमोस्ट 616 रुपीज़ का ये प्राइस पड़ रहा है पर केजी का। आप देखो अभी आपके गांव में कितने का रेट चल रहा है, या आपका शहर या जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हो वहाँ का प्राइसेस क्या है वो थोड़ा देख लेना। उसके कंपेरेटिवली अगर आप प्रोडक्शन करके आप जो दुकान में जाके खरीदते हो ऑब्वियसली वो सबका मार्जिन लगा हुआ है उसमें, जहाँ पे आप सोर्स में अगर आप खरीदते हो तो वहाँ पे कितने में मिल सकता है। तो ये ओवरऑल खर्चा आप डाल के उसका वैल्यूएट करके देखो कि ये बिजनेस में मजा आएगा भी या सजा है, क्योंकि लॉस में बेचोगे तो ऑब्वियसली धंधा करके कोई फायदा नहीं है। मगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतना मिलियंस में अगर हमारा ट्रेड हो रहा है, इतना मेट्रिक टन में हमारी ट्रेडिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम है। तो आप थोड़ा देख लेना। तो इसके बाद आता है कि एचएस कोड कौन से काम में आएगा। तो गोड्स के लिए सारे ये है, शिप कट्स के लिए ये सारे हैं, बोन इन फ्रोजन और बोनलेस फ्रोजन, ये दोनों वेराइटीज यहाँ पे मिल जाएगी शिप में। तो इसका प्राइसिंग ट्रेंड्स क्या चल रहा है, फ्रोजन के लिए 5 to 6, बोनलेस के लिए 7 to 8, जो अभी थोड़ा बहुत 9 से 10 तक जा रहा है, अभी गया नहीं है मगर 9 तक तो चल ही रहा है। फिर सीएफ का प्राइसिंग आप मान के चलो 0.20 0.50 पर केजी ओशन फ्रेट्स में आपको बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल बायर टाइप्स आप देख लो, किसको बेचोगे। ठीक है सर, मैंने सेटअप भी करा दिया, लाइसेंस भी करा लिया, मटेरियल भी आ गया, कटिंग भी हो गया, प्रॉपर्ली मैंने पैक भी करा लिया, हलाल सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी बायर किसको बेचूंगा मैं। तो एक तो है इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके अलावा जो बल्क होलसेलर्स होते हैं उनको, फिर उसके बाद आता है सुपरमार्केट्स, जैसे लुलु है, थोड़ी टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो यहाँ पे सुपरमार्केट जैसे लुलु है, बड़ी सुपरमार्केट्स हैं, उनकी वॉल्यूम ज्यादा है तो उनके स्पेशल कट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ काट छाड़ के एक बैग में डाल के आपने भेज दिया, उसके लिए अलग कट्स बनाने होते हैं। तो उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कट बनाओ और उसके हिसाब से आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे बुचर चेन्स हैं, होरेकाज हैं। तो बुचर चेन्स क्या होता है, नॉर्मली जो मीट ब्लॉक में लेते हैं वो लोग यहाँ पे कटवाते नहीं है, छोटे छोटे पीसेस नहीं बनवाता है, वो थोड़ी बड़ी पोर्शन मंगवाता है, पूरा पैर मंगवा दिया या पूरा रिब्स मंगा दिया, पूरा बेली मंगा दिया। तो फिर वहां पे जब उनको काटने का होता है, जब उनको वहां पे प्रोसेस करना होता है, तो फिर उस हिसाब से वो प्रोसेस करके आगे उसको फॉरवर्ड करता है। तो फिर होरे का मतलब होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, यहाँ पे बेकन्स मिलते हैं, क्योंकि दुबई एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पूरा दुनिया है। सिर्फ दुबई आप ये मान के मत चलो कि हाँ इंडियंस है, बांग्लादेशीज है, पाकिस्तान है, कोई और है, वैसा नहीं है। दुबई एक ऐसी जगह है या यूएई ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा दुनिया है, काफी सारे लोग, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग से लोग हैं, और हर लेवल का होटल्स वहां पे अच्छे भी हैं, लोकल भी है, सस्ते में भी मिल जाएगा। कभी कभी ये भी बोल सकते हैं कि हाँ इंडिया से भी थोड़ी सस्ते खाने मिल जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे हैं। तो वहां पे आप देखो कि किस लेवल पे आपको काम करना है और कौन से चेन से आपके साथ पार्टनरशिप हो सकता है। आप अपना ग्रेड मैच करो और उनको अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल है या गवर्नमेंट बायर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी दावत होती है, गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करता है। तो गवर्नमेंट के भी अपने उनकी आर्मीज है, फीडिंग सेंटर्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि गवर्नमेंट टेंडर्स ही निकालते हैं कि इतने साल के लिए आप ये सप्लाई करोगे और उसका ये पैसे आपको मिलेंगे। तो वो आप वैल्यूएट करो, फिर वो आप सप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आपको निकल जाएगा। फिर इसके बाद इंपोर्ट रेगुलेशंस, यहाँ पे जीसीसी कंट्रीज में हलाल एक मैंडेटरी है, अप्रूव्ड सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं कि हलाल में, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हलाल किसी से भी उठाना नहीं है। यहाँ पे जो भी जीसीसी कंट्री से अप्रूव्ड है, फिर वहीं से ही आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना है और काम करना है। हेल्थ सर्टिफिकेट और प्री अप्रूव्ड फैसिलिटी से ही आपको काम करना है। मलेशिया के लिए अलग हलाल सर्टिफिकेशन की लिस्ट है, जीसीसी के लिए अलग है, इंडोनेशिया के लिए अलग है, फिर अफ्रीका के लिए अलग है। तो आप देख सकते हो कि कौन सी प्रिफर्ड कट्स है, तो चीपर कट्स है, उसके ऑर्गन्स है, तो कौन से आपको देखना है वगैरह वगैरह। और उसमें भी लेबलिंग में मेंशन होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं यार इसका टेस्टिंग आपको करा के देना पड़ेगा। अभी हम लोग तो न्यूक्लियर स्टेशन के बगल में तो हम अपना शिप का वो तो नहीं है, मगर फिर भी क्या है ना कि लोगों को वो रहता है कि यार रेडियो एक्टिव ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, तो वो थोड़ा देख के आप उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद आज के टाइम पे मार्केट ट्रेंड्स क्या बोलता है,
तो ग्लोबली इसका स्टडी ग्रोथ चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि झटके में एकदम बढ़ गया, एकदम गिर गया, बिजनेस खराब हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्टेबल ग्रोथ है और कोई डायरेक्टली ट्रम्प से रिलेटेड नहीं है, तो स्टेबल बिजनेस है, राइट। तो यहाँ पे इंडिया गोट मीट्स है जो प्रीमियम नीश है, टेस्टी भी है, और हलाल अगर आप देख लोगे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर इसमें भी अगर आप एक ट्रेंड आप देखोगे, जो स्केल आपको हमेशा ईद के टाइम पे और रमजान के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आपको दिखने मिलेगा, क्योंकि सेल उससे एक महीने से पहले शुरू हो जाता है ट्रेंड ऊपर जाना, टिल ईद तक भी आपका माल वहां पे पहुंच रहा है तो आपका माल बहुत अच्छे प्राइस में बिक जाएगा। ईद के बाद सडनली एक डिप आ जाता है, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाता है, तो उतना है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे ज्यादा ही कंजम्पशन होती है, तो वो आप देख लो। फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा ही है, एक्सपोर्ट से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी लोग ऐसे नहीं कि इंडिया में सारे वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज भी है, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम यहाँ पे डोमेस्टिक में भी है, साथ ही साथ आप एक्सपोर्ट में भी बड़ा वॉल्यूम मिल रहा है। तो दूसरा क्या है कि कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेशंस और एक्सपोर्ट ग्रेड ऑपरेशंस क्या है कि यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अगर आप करना चाहते हो, तो अगर दुबई के अलावा आप यूएई या थोड़ा बहुत यूरोप में भी जाना चाहते हो, तो ये सारे सर्टिफिकेशन आपको वहाँ पे लगेगा। तो इतना ध्यान में रखो कि हाँ, अगर दुबई में या जीसीसी में थोड़ी बहुत सर्टिफिकेशन थोड़ी कम है, मगर आप जैसे ही यूरोप और यूएस की तरफ देखोगे तो ये थोड़ा सर्टिफिकेशन आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा और उसके खर्चे भी ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो हलाल सर्टिफिकेट जैसे मैंने पहले बोला था, ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। स्लॉटर हाउस, ये सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे कंप्लायंस स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 का है, तो वो थोड़ा देख लेना कि ये रूल्स क्या कहते हैं। अगर आप पूरा सेटअप बना रहे हो तभी भी अप्रोच करना, ये पूरी लॉ के बारे में हम बता देंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप कराना भी चाहते हो तो हमारे यहाँ पे हमारे पार्टनर कंस्ट्रक्शन हाउसेज हैं, वो भी आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेज करके सब कुछ करके आपको दे देंगे। एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग रिफ्लेक्शन है, मगर एनिमल वेलफेयर और हैंडलिंग में ओआई का ह्यूमन मतलब स्लॉटर का प्रोसेस है, उसका गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करोगे दैट्स द बेस्ट। अगर वो चीज़ आप फॉलो करोगे, एक तो इंडिया में भी आपका प्रोडक्ट बेहतर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका ग्लोबल प्रोडक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आपको लाइसेंसेस या उसकी जो कंप्लायंसेस है वो आप आसानी से मीट कर सकते हो। मगर ओआई का कंप्लायंसेस थोड़ी रिजिड होता है, ऐसा नहीं कि कैसे भी कर दिया। उसका एक लेआउट प्लानिंग है, कैसे रखना है, कितने दिन में रखनी है, कैसे आप प्रोसेस करोगे, कब कटेगा, कितनी देर के अंदर वो पैक हो जाना चाहिए या फ्रीजर में जाना चाहिए, वो सारे रूल्स है। अगर उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उसका प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन लॉग्स रखना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। उसके लिए आज के टाइम पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी है। अगर जहाँ पे आपको प्लांट डालना है या शेड डालनी है, तो वहाँ पे अगर इंटरनेट की फिजिबिलिटी नहीं है, थोड़ा देख लो, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली सिस्टम में लॉक कर दोगे तो वो एक ट्रेसेबिलिटी बन जाएगी। आगे मैं बताऊंगा कि पैकेजिंग में एक बारकोड लगता है, अगर वो स्कैन करते हैं हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, इसका ब्रीडिंग कहाँ पे हुआ है, जब उसका ब्रीडिंग हुआ उसका फोटोज तक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर सिस्टम में ही मैनेज होता है। अगर वो चाहिए होता है तो फिर वो इज द बेस्ट, आज के टाइम पे वो बेस्ट है। क्योंकि गल्फ फूड में जो इवेंट में था, वहाँ पे भी बारकोड जो ट्रेसेबिलिटी का एक पूरी 2-3 कंपनीज आई थी वहाँ पे, तो उनका सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो, उनकी मशीन्स ले सकते हो, वो सारी ट्रेसेबिलिटी आप प्लान आउट कर सकते हो। वो क्या खा रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड कब है, उसको इंजेक्शन कब दिया, वैक्सीन कब हुआ, अगर वो बीमार पड़ा था क्या नहीं पड़ा था, फिर उसका स्लॉटर कब हुआ, फिर वो हलाल का प्रोसेस कब हुआ, ये सारी चीज़ें एकदम रिकॉर्ड में मिल जाता है। कभी क्या है ना, लोगों को नहीं पता होता। अभी जैसे जनरल एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी वुहान वायरस का जो कोविड हम बोलते हैं, जो वुहान वायरस का अभी हम बोलते हैं यार वो लोग कुछ खाए उसके वजह से कुछ हुआ। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है ऑब्वियसली, उन्होंने चेक करने के लिए दिया नहीं है, चाइना तो ऐसा ही है। तो जब आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में आप काम करते हो जहाँ पे कोई बीमारी आ सकती है उस जानवर से, या उस जानवर से किसी और जानवर में मिक्स होकर फिर कुछ और हो गया, फिर बाद में वो आ गया। अभी अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंटेन किया हुआ है ना, तो आप बोल सकते हो मेरे प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है और सारा ट्रेसेबिलिटी आपके सामने है। अगर किसी ने बोला कि इसको पॉक्स है, अरे पॉक्स वैक्सीनेशन ऑलरेडी डल चुकी है, तो पॉक्स कैसे हो सकता है? और उस वजह से आपके लिए ह्यूमन कंज्यूमेशन के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अगर आप ऑन द टेबल बैठ के भी अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो, काफी लोग बोलते हैं ना सर क्वालिटी है सर, प्राइजेस मैं ज्यादा दे रहा हूं, अरे क्या है, नहीं सर हम लोग अच्छा खाना खिलाते हैं, हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, हमारी क्वालिटी है। अभी क्वालिटी क्या डिफाइन होता है? क्वालिटी मेरे हिसाब से मेरा अच्छा क्वालिटी, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा अच्छा क्वालिटी है। मगर एग्जैक्टली जब आप रिकॉर्ड में डालते हो ना कि बोलते हो आप अच्छा क्यों है, आपका क्वालिटी अच्छा कैसा है, सर देखो ना हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और सारी चीजें ऑन टाइम हो रहा है और सब चीजें प्रॉपरली रिकॉर्ड पे हो रहा है, तो फिर क्या ही गलत हो सकता है?
तो उसको बोलते हैं क्वालिटी। तो एक बारकोड को स्कैन करने से पूरा उस जानवर का जो आपके पास पीस पड़ा हुआ है वो स्कैन करने से आपको पूरा रिकॉर्ड उसका कुंडली मिल रहा है, तो फिर और क्या चाहिए? किधर पैदा हुआ, कौन उसका माँ बाप है, कब कटा, कब बड़ा हुआ, उसको इंजेक्शन कब लगा, उसका स्लॉटर कब हुआ, उसका हलाल का कट कब हुआ, सारी चीजें प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, फिर गलती तो कहीं हो ही नहीं सकती। तो ये सिस्टम आपको मैनेज करना है। अगर इतना रोबस्ट आप कर दोगे तो जो प्राइस आप बोलोगे उस प्राइस पे आपको माल बिकेगी। ऐसा भी नहीं है कि हाँ पूरा प्रीमियम डबल या ट्रिपल मांगोगे, तो रीजनेबल जो है उससे थोड़ा प्रीमियम आप ऑब्वियसली चार्ज कर सकते हो। फिर यहाँ पे मार्केट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन जो भी है, आप कौन से मार्केट में काम करना चाहते हो उसके हिसाब से भी अलग सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो प्लीज बताइए, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम काम करके दे सकते हैं। तो एनवायरमेंटल और वर्क सेफ्टी आप देख लो, क्योंकि यार कोई भी काटे गिटे जो खून है, जो वेस्ट आता है, क्योंकि जब मीट कटता है तो वेस्ट भी आता है, जो वेस्ट होता है उसको ऐसे ही कूड़ेदान में डाल देते हैं, उसके हाइजीन खराब होता है और वो धीरे धीरे करते करते वो बीमारी पकड़ लेता है। तो क्या होता है, आपको प्रॉपरली उसका मेंटेन करना होता है। देखो, एक जानवर को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि अपना पैसा लग रहा है ना एंड ऑफ द डे। अगर आप बाहर के छोड़ दो, मैं सोशल अवेयरनेस के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस है। अभी जो कचरा मैं बाहर फेंकना चाह रहा था वो नहीं फेंका, मैंने 4 दिन उधर ही रख दिया। उसमें बैक्टीरिया जब पलेंगे उसकी वजह से मेरे जानवर को दिक्कत हो सकता है। अगर मेरे जानवर कुछ बीमार पकड़ गए फिर वो सबके साथ मिले हुए रहता है, तो सब में बीमारी फैल गई तो फिर मेरा माल तो खराब हो जाएगा। फिर जो भी एक लैब टेस्ट में रिपोर्ट में कंटामिनेशन आ गया तो फिर मेरा माल तो रिजेक्ट है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब वो रिजेक्ट का रिपोर्ट आ जाता है वो फिर चला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आएंगे सारा माल उठाएंगे, फिर जला देंगे या उसको डिस्पोज कर देंगे, फिर मेरा तो पूरा पैसा डूब गया, फिर मैं किसी लायक नहीं बचूंगा क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है। इसलिए क्या है कि जब आप कर रहे हो ईमानदारी से जो भी चीजें हैं, क्योंकि मीट कटिंग एक चीज है, मीट डिस्पोजल एक चीज है, क्योंकि उसमें वेस्टेज निकलता है। अभी वेस्ट जहां निकलता है उसको आप डिस्पोज इमीडिएटली करना चाहिए, और उसको एक तरीका होता है डिस्पोज करने का, और उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी लगेगा, आपको अपना सेटअप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैनेज करोगे तो ये बेहतर हो जाएगा आपका। तो इसमें पीपीई किट्स होते हैं, ग्लाउजेस होते हैं, बुचर जो काटते हैं ना ऐसे ही रॉ नहीं कटते हैं। कभी हाथ कट गया उसमें अपना ह्यूमन ब्लड मिक्स हो गया तो ये बहुत गंदगी फैल जाती है, क्योंकि वो बीमारी, वो बकरा जो कटा है उसमें बीमारी नहीं थी, जो इंसान उसको काट रहा था उसका उंगली बीच में आ गया, उसकी बीमारी उसको लग गया। तो ये सारी चीजें काफी ध्यान में रखना होता है जब आप स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में, और वो भी सारे रिपोर्ट के साथ काम कर रहे हो। कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गई ना तो फिर वो काम खत्म है। तो फिर ये सारी चीजें आप देखोगे, इंक्लूडिंग जो पानी आप यूज करते हो साफ करने के लिए। अगर बीमारी ना इंसान में है, ना वो जो काटने वाला है उसको है, ना वो बकरे में था, मगर जो पानी आपका आ रहा है ना वो कंटेमिनेटेड है, वो गंदा पानी है, तो फिर उसमें ये गड़बड़ हो सकता है। तो ये पूरा हाइजीन आपको मेंटेन करके रखना है, तभी बाकी कंट्रीज हमसे आधे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। क्योंकि हम लोग इतना हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये सारे काम खराब हो सकता है। मैं हर प्लांट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कुछ तो ऐसे हैं जहां पे एक सुई भी पड़ता है ना तो दिखता है, उतना साफ रखता है, और कुछ बुच्चे मतलब मैंने स्लॉटर हाउस देखे हैं, मतलब वहां पे पैर रखने की भी मन नहीं करता। तो इतना गंदा अगर आप रखोगे, वहां से आप मीट उठा के एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हो तो मत करना। जो भी है प्रॉपरली रजिस्टर्ड, प्रॉपर्टी प्लांट और डिस्पोजल साथ में एपेडा का रजिस्टर हुआ हुआ उस प्लांट से काम करो, या अपना प्लांट भी अगर करना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको प्लान आउट करना है। तो इतना आप ध्यान रखो। फिर इसके बाद कंप्लायंसेस, लोकल का लेबर्स और सेफ्टी लॉज जो भी है प्रॉपरली फॉलो करो। और थोड़ी बहुत क्या होता है कि मीट एक ऐसी चीज़ है, थोड़ी बहुत इंडिया में थोड़ी बहुत सेंटिमेंटल चीज़ें भी है, तो आप अगर ऐसा कोई कंप्लायंस मतलब सेंटिमेंटल इश्यूज आ रहा है तो पहले ही जाके वॉलेंटरली सॉल्व करो। ऐसा मत वेट करना कि कोई आके मुझे पूछेगा तब मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है। आप वॉलेंटरली जाके बोलो भैया यहाँ पे ये कट रहा है और सिर्फ हम इसी का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे गाय का एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है, तो हिंदू हर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अब जब भी आप यहाँ पे, ये तो गोट एंड शिप का मैं बोल रहा हूँ, मगर जब बीफ का भी काम करते हो, बफेलो मीट का भी जब काम करते हो, तो प्लीज वॉलेंटरली आप करो, सो दैट आपके अगल बगल में लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को गलत फैमिली की वजह से भी आपका बिजनेस ठप आ जाए। क्योंकि क्या है ना, एक बार आके कोई इंक्वायरी बैठ गया तो ताला तो डाल देते पहले, उसमें बिजनेस हमारा खराब होता है। तो जब भी आप कर रहे हो ईमानदारी से जो भी करना है करो, और लोगों को पता हो कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ऐसा कोई गड़बड़ी का काम मत करना।
फिर इसके बाद लेबलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये सारे लेबलिंग आप मैनेज करोगे। अगर लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी डेस्टिनेशन है, उसके हिसाब से आप लैंग्वेज उसका चेंज करोगे। फिर जो क्यूआर कोड या बारकोड मैं बोल रहा था वो इसी चीज़ का है, पूरा ट्रेसेबिलिटी मिल जाएगा, कहाँ पे आया, कब आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। अगर देखो सऊदी अरेबिया में बारकोड डालना मैंडेटरी है, जो भी डेटा आपने वहाँ पे पैकेट में डाला है वो पैकेट का सारा डिटेल्स आपको क्यूआर कोड में आना चाहिए, वो एक रूल है, उसके हिसाब से देख लो। उसके बाद इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, हेल्थ कार्ड, हलाल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बीएल, ये तो स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट है, ये तो लगेगा। ठीक, उसके बाद चलो अभी कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। अभी यहाँ पे हमने कोल्ड चेन पे अगर देखना है तो यहाँ पे मैंने अभी उसका प्रोसेस किया, तो फिर मैंने उसका चिल्लिंग स्टार्ट किया 1 घंटे में, उसका कटा, वो डायरेक्टली फ्रिज में जाएगा 1 घंटे के अंदर। अगर वो बाहर रह गया, नहीं यार भूल गया, रात भर के लिए मैंने रात में काटा था, उसको भूल गया, वो सुबह तक देखे तो ऑब्वियसली उसका कंटेमिनेट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो बैठे होंगे, तो फिर वो चीज़ें दोबारा आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। तो इतना क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे भी आप इररेस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बिजनेस है। कभी भी ये मजाक में क्या है ना, विजय माल्या का एक बिजनेस था दारू का, जो मजाक में बन जाता है। विजय माल्या का और एक बिजनेस था जो एयरलाइन था, दोनों का नाम किंगफिशर था, मगर चीज़ें आपको देखना पड़ता है कि एक बिजनेस मजाक में बनता है, दूसरा बिजनेस बारीकी से बनती है। अगर थोड़ी भी आपने बारीकी इधर से उधर करी तो फिर आपका बिजनेस खराब हो सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा ये ध्यान में रखना है। तो ये सारी थोड़ी बारीकियां हैं, थोड़े मैनेजर्स, मैन पावर जो भी है, थोड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों को रखिए और काम करिए। तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, स्लॉटर हाउस आपने रिफर पे डाल दिया, चिलिंग पे डाल दिया, फिर उसके बाद आप रीफर ट्रक्स या वैन्स यूज़ करोगे अपना शॉर्ट स्लॉटर रिफर्स के लिए। अगर आपको इधर से उधर करना है, कोई यूनिट, पैकेजिंग यूनिट कहीं और लगाया हुआ है, वहाँ तक मुझे भेजना है, ऐसे ही टेम्परेचर में खुले में आप नहीं भेज सकते, उसको रीफर कंटेनर में ही डाल के भेजोगे, जिसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए -4 डिग्री से लेके -18 डिग्री फ्रोजन तक। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखोगे। इसके बाद स्टोरेज और पैकेजिंग में चिल्ड में 0 to 2 डिग्री सेल्सियस और फ्रोजन के लिए -20 डिग्री या -18 से 24 डिग्री तक भी आप लेके जा सकते हो। और फीओ इन्वेंट्रीज, FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो कट के पहले आया वही पहले जाएगा। ये थोड़ा आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उसमें आपको देखना है कौन सा पीस पहले आया। कभी देखो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमने चिल्ड में मैनेज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें 2 ट्रक आए, एक ट्रक पहले कटा था 1-2 दिन पहले, वो भी साथ में आ रहा है, क्योंकि अलग अलग ट्रक नहीं बना सकते। मगर जो माल आया हुआ है एक ही ट्रक में, उसमें एक चीज़ है कि जो आज कटा है और दूसरा है जो 2 दिन पहले कटा है। अभी पहले कौन सा बाहर जाएगा, 2 दिन जो पहले कटा हुआ है वो पहले जाएगा, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ 2 दिन कम हो गया है। अभी जो अभी कटा है वो तो अभी भी है ना, उसका तो अभी भी 90 दिन का है। तो फिर ये ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट इन आता है, जो पहला अंदर आता है, वही पहला बाहर जाएगा। कभी कभी ये बोल सकते हैं कि जो लास्ट में आए वही पहले जाएगा, ये सारे टर्मिनोलॉजीज होती है। मगर इन्वेंट्री स्पेशली मीट में आपको जो पहले आया उसी को आप पहले भेजोगे, और बैकअप जनरेटर आप रखोगे, क्योंकि डीजी के बिना कहीं पे भी हो, कितना भी बड़ा स्टेट हो, कुछ भी हो, मगर कभी भी लाइन खराब हो सकता है, ट्रांसफार्मर उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर आपका रेफ्रिजरेटर जो चिलिंग रूम है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रोजन है तो और भी नहीं बंद होना चाहिए, चिल्ड में थोड़ी बहुत झेल सकता है मगर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो आपको इसका बैकअप जनरेटर रखना ही चाहिए विथ फुल डीजल। ऐसा नहीं कि जनरेटर रखा है नाम के लिए, दिखाने के लिए, मगर उसके ज़्यादा डीजल नहीं है, तो ऐसा भी नहीं। प्रॉपरली फंक्शनल होने चाहिए, कोई प्रोडक्ट में कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही बारीकियाँ होती हैं। थोड़ी रिपोर्ट में आ गया, मटेरियल रिजेक्ट हो गया, तो फिर सारा आपकी छाती पे बैठ जाएगा। तो रीफर कंटेनर शिपिंग यहाँ पे मिल जाएगी, जो 20 फीट में है 10 मेट्रिक टन, 40 फीट पे 22 मेट्रिक टन। ये प्रॉपर्ली आप प्लान अप कर लो, उसका पैकेजिंग कैसे करोगे, क्योंकि कार्टन है, वैक्यूम पैकिंग होती है, सीलिंग्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये कंटेनर कैपेसिटी आप प्लान कर सकते हो। सर क्या इतना ही करना है, अरे ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका डेंसिटी कितनी है, उसका पैकेजिंग कैसा हो सकता है वो देख लो, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप दोबारा अपना कंटेनर प्लान कर सकते हो। इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया हुआ है जहाँ पे कंटेनर का प्लानिंग होती है। डायमेंशन एक बार फिक्स कर लो, बाद में आप कितना भी चाहिए कंटेनर में खेल सकते हो। तो उसके बाद टी फ्लोर रीफर्स, जो नॉर्मली एक टेक्नोलॉजीज होती है जहाँ पे हम लोग वेंटिलेशन के लिए रखते हैं, तो टी फ्लोरिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली सर्कुलेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली प्री फ्रोजन होना चाहिए, चिल्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। और इसकी ये प्रोडक्ट्स के लिए ना थोड़ी कस्टम थोड़ी जल्दी ध्यान देता है, जल्दी निकालता है, क्योंकि महंगे भी हैं, और थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो गया तो माल खराब हो सकता है,
तो इसको जल्दी निकालने में थोड़ी बहुत कस्टम हाउस भी सपोर्ट करता है। हाँ, एंड ऑफ द डे आपका फ्राइड फॉर्डर शाना होना चाहिए। सो ट्रांजिट शेल्फ लाइफ चिल्ड वैक्यूम मीट में तो 60 to 90 डेज आप मान के चल सकते हो। बफर ऊपर नीचे डिलीवरी विद इन 30 to 40 डेज मैक्स में आप देख सकते हो। फ्रोजन में थोड़ी बहुत स्टेबल हो सकते हैं विद स्टैंड डिलेज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 महीने डिले भी आप निकालोगे ना तो इसका शेल्फ लाइफ उतना कम नहीं होगा, क्योंकि साल से 2 साल के बीच में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी चिल्ड में ना थोड़ी जल्दी दिन खत्म हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप डिलीवरी 30 से 40 दिन कर दो, सो दैट उसके बीच के अंदर ही वो निकल जाए मटेरियल। लॉजिस्टिक का कॉस्ट आप देख लो अप्रोक्सीमेटली, अगर ये तो रफली है आज के हिसाब से है, जो रिपोर्ट हमने बनाया उसके हिसाब से है, मगर इसके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ी बहुत आप क्रॉस मार्केट में भी चेक कर लो। तो यहाँ पे 40 फीट का जीसीसी के लिए 3000 से 5000 के बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। इंश्योरेंस का एयर फ्रेट अगर आप 200 से 300 रुपए, फिर उसमें क्या है कि अर्जेंट प्रीमियम कब क्या चाहिए होगा उसके ऊपर भी प्राइसेस डिफर करेगा। सीएचए और क्लियरेंसेस के लिए एक प्रॉपर सीएचए को आप हायर करिए, सारा हेल्थ डॉक्यूमेंट, कस्टम्स, अपेडा का सारे कंप्लायंसेस, मेजर पोर्ट्स मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, मुंड्रा, यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। जो भी यूपी में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, सारे नॉर्मली मुंबई तक जाता है। फिर अगर जो गुजरात वगैरह बेल्ट में है वो मुंड्रा तक जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखो। फिर यहाँ पे जो डेटा जो टेम्परेचर्स हैं उसमें भी एक डॉकर्स आते हैं जहाँ पे हम लोग एक टेम्परेचर ट्रैकिंग मशीन डालते हैं। उसमें टेम्परेचर हमेशा आपको कंटेनर के अंदर रह के भी वो डेटा आपको पता चलता रहेगा कि टेम्परेचर कम हुआ, ज्यादा हुआ, कहाँ पे गड़बड़ी हुई। अगर उसके वजह से भी कोई गड़बड़ी हुई ना, वो भी पैसे आपको मिलेंगे। जब आप इंश्योरेंस करते हो ना तो उनको बोल देना कि टेम्परेचर का भी कवर आना चाहिए। अगर टेम्परेचर कहीं पे खराब होती है, फॉर एग्जाम्पल कंटेनर मैंने डाल दिया, वो तो रीफर कंटेनर, उसमें रीफर यूनिट लगा हुआ है। अगर रीफर यूनिट, ड्राई कंटेनर के बारे में पता नहीं है तो कंटेनर का भी अलग वीडियो है इसी चैनल पे, वो भी जाके देख लो। पहले हिंदी लिखा होना चाहिए, अगर आप हिंदी समझते हो तो बाकी लैंग्वेज, अगर आप समझते हो तो बाकी लैंग्वेज में भी वीडियो देख लेना। मगर जब ये डेटा आपको मिल जाता है कि देखो अभी मेरा कंटेनर इंडिया से निकला, मुंबई से निकला, अभी ये जबलल तक पहुंचने तक ना बीच में कहीं पे कुछ खराबी आ गई और वो रीफर यूनिट खत्म हो गया, तो माल मेरा खराब हुआ, ये गलती मेरी नहीं है, ना कस्टमर की है, ना कुछ है, ये गलती उस कंटेनर की है जिस कंटेनर का मैंने खरीदा था। तो इंश्योरेंस जिससे लिया है ना उसको आप क्लेम करोगे, बोलोगे भैया देखो ये मैंने डॉक डाला था, यहाँ पे टेम्परेचर का ब्रीच आया और उसकी वजह से ये दिक्कत आई। काफ़ी बार इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी कभी होता है कि डॉक जब डालते हैं ना, जो मेजरिंग टूल डालते हैं, वो कुछ नहीं होता। एक जब एप्पल पॉकेट ऐसे जो होता है ना, जो लॉक्स होता है, तो वो छोटी वाली होती है, उसको ट्रेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी ऐसा कोई गड़बड़े आ गई ना तो फिर हम टेम्परेचर ट्रेस करते हैं। हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए हम 2-2 डाल के बेचते हैं कि शायद हो सके कि मेरा मशीन ही खराब है, तो डिटेक्ट करने के लिए। तो आपको जब ये ट्रेस आता है तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ भैया यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये मैं यहाँ पे उठा नहीं सकता। तो एक बार तो मेरे आधे रास्ते में ही हमारी वो रीडिंग खत्म हो गया, हमें लगा रीफर खत्म हो गया। वहाँ तक गए तो रीफर ठीक ही था, मटेरियल भी ठीक था, कोई टेस्टिंग कराया, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वो निकल गया। मगर जो सेंसर्स लगते हैं वो खराब हो गए थे, हो जाते हैं। तो फिर वो चीज़ें थोड़ी आप ध्यान दोगे ना तो ये बिजनेस में थोड़ी बहुत चलता रहेगा, मगर ओवरऑल आप सॉल्व कर लोगे। तो बेस्ट इनकोटम्स कौन से है इस बिजनेस में? एक तो एफओबी, जिसमें अगर आप बायर के हिसाब से आप देखोगे तो एवरेज फ्रेट्स वो सब देख लेगा, आप थोड़ी लो रिस्क में रहोगे। या सीआईएफ में देख लो कि फ्रेट और इंश्योरेंस और सारी चीज़ें आप देख रहे हो और अच्छी खासी मार्जिन यहाँ पे बन जाएगा। या डीडीपी में अगर आप करोगे तो अगर बायर के कंट्री में आपका कंट्रोल है तो फिर डीडीपी करना, वरना थोड़ी मुश्किल हो सकता है। मगर देखो एंड ऑफ द डे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है पूरी फ्राइट फॉरवर्डर्स का। अगर आपको दुनिया में किसी भी फ्राइट फॉरवर्डर से बात करना है, उनसे बात करिए, और केपेबल अगर लोग हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डीडीपी में भी आप आराम से कर सकते हो। फाइनेंशियल्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इसके लिए आप क्या करोगे? कैपेक्स हम बोलते हैं, जो कैपेक्स का मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका है। फार्म का सेटअप 30 से 50 लाख, स्लॉटर हाउस का 1 से 2 करोड़। अगर ये खुद का कर रहे हो, अगर भाड़े का है तो फिर जितना भाड़ा है उतना ही भरोगे, उससे पूरा घर से कम कोई मतलब नहीं है। रीफर ट्रक, जो फिर ट्रीटमेंट प्लांट, क्यूए लैब, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें करीब करीब आपको 25 से 40 लाख के बीच में आ जाएगा। फिर लो कैपेक्स का रूटिंग, अगर ये थर्ड पार्टी अगर आप करोगे तो करीब करीब आपके हिसाब से, खर्चे के हिसाब से 1 करोड़ के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स अगर आप देखोगे, एक तो फीड है, क्योंकि खाना भी खिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गोट फुकड़ में चलेंगे, उनको भी खाना चाहिए, तो कितना हो सकता है। लेबर कितना हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशंस और वर्किंग कैपिटल, एक बफर
कैपिटल अगर आप रख के चलोगे तो कम से कम 2-3 साइकिल का आपको एक्स्ट्रा पैसा रख के चलना है। ऐसे नहीं कि जो जो भी था वो मैंने फैक्ट्री में डाल दिया, अभी मार्केटिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे मत करना, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे करके बिजनेस मार देते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है ना कि जो बकरे आते हैं उसको काटना है, हमको खुद नहीं कटवाना है, क्योंकि क्या होता है कि जब पूरा पैसा फैक्ट्री में फंस जाता है ना, तो मार्केटिंग के लिए या बाकी किसी चीज़ के लिए भी पैसा नहीं बचेगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आपने कितना मेहनत से फैक्ट्री बनाया उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो थोड़ा ध्यान रखो। जो भी बजट है उसको प्रॉपरली प्लान करो। मशीन्स में ये बोलता हूँ कि प्रीमियम मशीन्स लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत इंडियन मेक भी मिलता है, चाइनीज भी मिलता है, बेस्ट जर्मन या इटालियन मिलती है, वो थोड़ा देख लेना, आपके बजट के हिसाब से आप प्लान अप कर लो। तो ब्रेक इवन प्लानिंग पे अगर आपका यहाँ पे 2 से जो भी पैसा आप डालोगे, यहाँ पे 3 से 5 साल के बीच में आपका निकल के आ जाएगा। जो भी आपने पैसे डाले थे ये 3 से 4-5 साल के अंदर पैसे निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो भी है ना वो आपका पूरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लोन जब भी लेते हो 3 से 4-5 साल के बीच में होगा, क्योंकि उसने उतने ड्यूरेशन के अंदर आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 10 मतलब 100 रुपये का भी पर केजी आप माल पकड़ के चलोगे तो इतना रिकवरी हो जाएगी। स्केल नीडेड, मतलब अभी मान के चलो कितने कैपेसिटी पे आपको करना है, 250 मेट्रिक टन पर ईयर एक अच्छी ईल्ड है, तो उतने हिसाब से आप देख सकते हो। फिर प्रोक्योरमेंट, ओन हायरिंग, उसका वॉल्यूम आप देख लो। फिर यहाँ पे फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी के लिए इन सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। जो भी स्कीम या जो भी बैंक से आप करना चाहते हो तो सब्सिडी के साथ आपको अच्छा खासा सब्सिडी भी मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, अगर उस स्टेट में हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पे भी आपको ज़्यादा पैसे वहाँ पे मिल सकते हैं, मतलब कम लोन इसमें मिल जाएगा। और सब्सिडीज़ आपको बिल्कुल बेनिफिट लेना है, उसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका कम से कम 30-40% आपका 1 करोड़ का खर्चा लग रहा है, तो कम से कम 30-40 लाख का तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी, तो गवर्नमेंट से वो आपको वापस पैसा आ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं आती है। तो रेवेन्यू स्ट्रैटेजी आप क्या करोगे, ट्रेडिंग शुरू करके प्लस फार्मिंग, तो यहाँ पे कैश फ्लो शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक फेज इन्वेस्टमेंट, फार्म फर्स्ट आएगा, प्लांट आएगा। फिर उसके बाद अगर आप प्राइवेट या जॉइंट वेंचर करते हो तो फिर वहाँ पे इंपोर्टर्स या HNIs के पास आप पैसे लेके अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। अभी कैश फ्लो का कुशन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने सोचा था उतने टाइम में पैसे नहीं मिले, या कुछ वजह से हमारी पेमेंट थोड़ी अटक गई है किसी के कारणवश, तब क्या होगा कि थोड़े बहुत डिले पेमेंट्स को भी आपको हैंडल करना होता है, तो ये थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ग्लोबल मार्केट में हम अलग कैसे खड़े हो, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। अभी देखो हलाल एक ब्रांड पोजिशनिंग होती है ना, कि क्या क्या सर्टिफिकेशन आप लोगे तो अलग बनोगे। ट्रेसेबिलिटी है, फार्म टू फोक, पूरा आप रिकॉर्ड देख सकते हो, भैया तुम्हारे टेबल पे जो मीट हमने रखा हुआ है ना वो किधर से आया, पूरा एक QR कोड पे है, आप देख सकते हो कौन से दिन कब पैदा हुआ से लेके कितने लाइन तक सब डेटा मिल जाएगा। तो ये सारे डेटास भी आप देख सकते हो। उसी को पेरेंट और क्या बोलते हैं मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों का वो भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके माँ बाप कौन है, उसका क्रॉसिंग कब हुआ, ये सब चीज़ें मिल जाएगी, ये भी आपके लिए रिकॉर्ड रहता है। जो चीज़ें इंडियन ओरिजिन की हैं, जो लीनस है, फ्लेवर्ड है, ऑथेंटिक है, मटन है, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली वर्क करेगा, ये देख लो। और ब्रांड पोजिशनिंग हमारे प्रोडक्ट्स या हमारे मीट के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है। और ज़्यादातर हमारी इंडिया के डायस्पोरा जो है, जो इतने इंडियंस बाहर है ना, उनको इंडिया का ही जमता है और वो थोड़ा बहुत ज़्यादा दे के भी लेता है, तो वो थोड़ा आप देख सकते हो। मेनली डिजिटल प्रेजेंस, सर्टिफिकेशन, फार्म प्रोसेसिंग, वीडियोस, उसके कैटलॉग, ये सारी चीज़ें, लिंक्डइन, ट्रेड फॉर्म्स, अलीबाबा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ग्लोबल सोर्स हो गया, फिर QR कोड पे पैकेजिंग, ट्रेसेबल, पूरा भरोसा मिल जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपने कवर कर दिया ना तो बायर को इतना ही चाहिए ना, मेरे मीट जो आ रहा है उसको बीमारी होनी चाहिए, जो मीट आ रहा है वो अच्छे रेट में होना चाहिए, दूसरा उसका अच्छा कट होना चाहिए, उसका अच्छा फ्लेवर होना चाहिए और कोई गड़बड़ी ना हो। इतना अगर आप प्रॉपरली दे दोगे ना, यही चीज़ों में ही दिक्कत आ रही है आज भी। लोगों को नहीं पता कि कहाँ पैदा हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ट्रेसेबिलिटी नहीं है, क्या खिलाया वो भी नहीं पता होता है, काफ़ी बार वो सारी दिक्कतें आती है। इसमें अभी प्रमोशनल क्या करोगे, एक तो कोल्ड ईमेल्स टू इम्पोर्टर्स, अगर इसमें कोई भी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ नहीं, ऊपर से मैं जितना भी बोलते आया हूँ ये सभी चीज़ों में जो भी मदद आपको चाहिए होगा वो हम करते हैं। उसकी कोई भी आपको ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। तो कोल्ड ईमेल्स, इंपोर्टर्स को भेजना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजना, फिर जो प्रमोशंस करते हैं एपेडा, तो फिर वहाँ से कोलैबोरेट कर सकते हो। ट्रेड डेलीगेशंस लेके जाते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और हमेशा आप अपना सैंपल लेके रेडी रहना। जो भी आपके पास, आपका रीफर कभी खाली नहीं होना चाहिए। आपका जो रेफ्रिजरेटर्स होता है ना बड़ी वाली, तो वहाँ पे आपका स्टॉक मिनिमम तो होना चाहिए सैंपल।
जो है डोमेस्टिक में बेचते रहो, मगर कुछ ना कुछ तो आपके यहाँ पे स्टॉक में होना चाहिए, सो दैट सैंपल आप निकाल पाओ। पैक करो, सील करो और फेडेक्स या डीएचएल से निकाल दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी मैंने अलग वीडियो बनाया, वो भी चाहिए तो देख लेना। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो लंबा काम करना है और B2C में काम करना है, तो फिर आप अच्छी खासी शेफ्स के साथ, स्पाइस ब्रांड के साथ या क्रॉस प्रमोशन करके भी आप अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, एग्जीबिशन में आपका बहुत बड़ा स्केल होता है, क्योंकि हमने जो भी गल्फ फूड तो बेस्ट मार्केट है। अगर आप वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हो ना, वहाँ पे भी आपकी होटल चेन्स हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं और होरेका वाले हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे आके प्रोक्योर करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप यूनिट डाल सकते हो, या हमें आपको चाहिए कि हम जाके वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करें, वो भी हम करते हैं। उसका भी अगर ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ बता देना। तो यहाँ पे एग्जीबिशन, विजिटर्स और टारगेट GCC, साउथ अफ्रीकन एशिया, साउथ ईस्ट एशियंस मार्केट और अफ्रीका मार्केट, ये तीनों कॉन्टिनेंटल रीजन के वाइज पे आप टारगेट कर सकते हो। इसमें बल्क और रिटेल में क्या होता है कि अगर आप बल्क सप्लाई करोगे तो को ब्रांडिंग अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुद ही अपने नाम से बेच रहा है, उसको बोल सकते हो कि यार मेरा ब्रांड भी लगा दे, तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्राइसेस वो कम करने के लिए बोलेगा, थोड़ा बहुत आप कम करके उसको प्लान कर सकते हो। इसके बाद अपनी रिटेल पैक भी आप कर सकते हो। गोट करी कट 1 kg, तो ये हमने देखा हुआ है। जो दुबई में वगैरह क्या होता है कि अगर इंडियन के हिसाब से इंडियन मटन करी या इंडियन मटन बिरयानी पैक जो मीट होता है ना, वो 1 किलो जितने भी कट्स चाहिए होगा वो सारे कट्स उसमें रहेंगे। तो ये बेस्ट पैकेजिंग होती है, क्योंकि हमारे लोगों के बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो आप जैसे यहाँ पे बनते हैं और यहाँ के लोग वहाँ पे है, तो उस हिसाब से आप बना के भेजो, तो वो आपके लिए बेहतर है। और यहाँ पे जहाँ पे भी एक इंडियन डायस्पोरा है, मतलब इंडियन जहाँ पे भी जिस भी मार्केट में मिलता है वहाँ पे उनको सबको टारगेट करो। UAE में हमारे लोग हैं, सऊदी में हमारे लोग हैं, तो वहाँ पे टारगेट करो, वो बेहतर है आपके लिए। बिल्डिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, वीकली फ्रेश मीट, फ्रोजन आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसके अलावा एंटीबायोटिक फ्री, लीन, सो जो भी केमिकल्स है उसको इंजेक्शन दे दे के मोटा मत करो, जो भी है नेचुरल तरीके से एक प्रॉपर रिलायबल से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद आता है कि रिस्क और चैलेंजेस क्या है। सर सारे अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बता दी, गड़बड़ी कोई नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसमें क्या होगा कि बड़ी स्टॉक में ना अगर बीमारी पकड़ गया तो फिर आपका पूरा बिजनेस ठप हो सकता है। बाकी क्या होता है कि कुछ जगह हमको सुनने मिलता है कि यार इतने जानवर काट दिए, इतने जानवर को ख़त्म कर दिया ये बीमारी की वजह से। किसी ने बोल देते हैं कि यार एक पॉलिटिकल रिस्क आता है जहाँ पे ये बोलते हैं कि पूरी स्टॉक ही बैन हो जाता है, तो ये भी बड़ी दिक्कत आती है। तो आप प्रिवेंटिव एक्शंस लेना चाहिए, वैक्सीन हो गया, बायोसिक्योरिटी हो गया, रेगुलर वेट चेक्स होते हैं। क्योंकि ये अगर आप पूरा बिजनेस में आ रहे हो, एक डॉक्टर को रखना मैंडेटरी है। वो डॉक्टर समझदार होना चाहिए, पहले बीमारी होने से पहले उसको डिटेक्ट करना चाहिए। अगर मौसम चेंज हो रहा है उसमें जैसे इंसान को फर्क पड़ता है वैसे भी जानवर को फर्क पड़ने वाला है। तो उसका क्या क्लाइमेट होना चाहिए, उसका एयर सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए, पानी क्या चेंज करना है, उसको बीमार पकड़ने से पहले उसको डिटेक्ट करके पहले ही उसको खत्म कर दे। ऐसे बहुत सारे वेट्स होते हैं जिनको आप काम पे ले सकते हो। इसके बाद उसकी जो ब्रीडिंग है, स्टॉक्स है, डिजीज रिलेटेड डेथ है, तो ये चीज़ें आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करोगे और इसका इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो कवर करते हैं, वो भी आप देख लो। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट की दिक्कत ये आ सकता है कि चलो अभी हमारा और टर्की का झगड़ा चल रहा है, हमने बोल दिया टर्की का माल बैन। अभी कल कुछ भी मार्केट में हो सकता है ना कि वो भी बोलेंगे कि इंडिया का प्रोडक्ट बैन है, जैसे मालदीव्स में एक टाइम पे हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, इंडिया प्रोडक्ट बैन करने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि इंडिया प्रोडक्ट्स बैन मतलब यहाँ पे इंपोर्ट बैन हो सकता है। ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकता है, या रेगुलेटरी शिफ्ट हो सकता है। यार इंडिया से जो भी आ रहा है ना, ये मीट में बीमारी है, अगर एक बात निकल गया तो सारे कंटेनर जो भी उसके बाद में आएगा ना वो सारे स्क्रूटनी पे आने शुरू हो जाते हैं। अगर उसमें आपने कहीं पे गड़बड़ी कर रखी है तो फिर अटक गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक बारीकी अगर आप जान के करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर इसके बाद है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, एक मार्केट पे डिपेंड मत रहो। अभी ट्रंप आया, कोई पंप आ गया तो फिर हमारी बेड बच जाएगी। तो इससे अच्छा कि मल्टी मार्केट में काम करो, सो दैट आपकी कभी एक मार्केट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा ना हो। उसके बाद फोर्स मेजर्स है, फिर यहाँ पे अपेडा की जो स्टेटस होती है, उनकी जो मतलब न्यूज़ लेटर्स होते हैं रेस्पेक्टेड टू ये इंडस्ट्री के बारे में, वो डायरेक्टली अपडेटेड रहिए, उनकी चीज़ें देखते रहिए, तब आपको काम में आएगा।
सो प्राइस वोलेटिलिटी और कंपटीशन बहुत तगड़ा है आज के टाइम पे। काफ़ी लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बिजनेस है आज के टाइम पे। तो गोल्ड का प्राइसेस बहुत वोलेटाइल है। फेस्टिवल के टाइम पे तो और बढ़ जाते हैं, ईद के टाइम पे, रमजान के टाइम पे और बढ़ जाते हैं। तो इसके प्राइसेस शिफ्ट आप देखोगे, इसको प्रिडिक्ट करोगे, इसके हिसाब से आप अपना ब्रीडिंग करोगे, इसके हिसाब से ही आप पहले ही प्रोक्योर करके रखोगे। ये बहुत सारा काम है, आपको रेगुलरली ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्रेशनेस, काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी है, सीखना है। हलाल गोट मीट हो गया, फ्रोजन मीट हो गया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बेहतर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हमसे भी बेहतर वो उसी मार्केट में बिक रहा है। तो आपको और ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सप्लाई डील्स होती है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दूसरा रिस्क ये आता है कि जब आप सप्लाई चेन में क्या दिक्कत हो सकता है, रीफर ही खराब हो सकता है, रीफर यूनिट खराब हो गई तो पूरा माल खराब हो सकता है, पोर्ट डिलेज हो सकती है, और स्पॉइलेज तो बड़ी दिक्कत है। अगर कोई एक कंटेनर के अंदर कोई एक पैकेट फट गया और वो खुल गया और उसके बीच में कहीं पे टेम्परेचर भी खत्म हो गया तो उसके बैक्टीरियाज हर जगह स्प्रेड हो जाते हैं क्योंकि मीट है एंड ऑफ द डे। तो उन चीज़ों में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल में रखना होता है। तो अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है तो फिर दिक्कत हो सकता है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर का दिक्कत हो सकता है। फिर इसको कम कैसे करोगे? तो एक तो लॉगर्स रख दोगे, टेम्परेचर लॉगर्स, जो डॉकर्स मैं बोल रहा था, तो वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए रख दोगे। फिर मराइन इंश्योरेंस कर लोगे कि मटेरियल का कोई कंटेनर की वजह से खराबी हुई तो मेरा पूरा पैसा निकलेगा। 110% का निकलेगा, 100% का नहीं निकलेगा, 10% एक्स्ट्रा ही निकलेगा क्योंकि उसके पीछे हमारे अपनी खर्चे भी निकल लगे हुए थे। उसके बाद आता है ट्रस्टेड फ्रेट पार्टनर्स। थोड़ी अच्छी वाली ले लो क्योंकि यहाँ पे पैसे की कंजूसी मत करना। 2000-3000 बचाने के चक्कर में किसी से भी काम करा दिया, ऐसे मत करो। अच्छी वाली फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी से बात करो। अगर नहीं है तो हमसे बात करो, हम आपको कनेक्ट कर देंगे या हम ही आपका पूरा शिपमेंट हैंडल कर लेंगे। फाइनेंशियल पेमेंट रिस्क, यहाँ पे बायर्स डिफॉल्ट हो सकते हैं, करेंसी फ्रॉडुलेशंस हो सकती हैं या फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं क्योंकि डॉलर प्राइस आज के टाइम पे कांस्टेंट नहीं है। कभी 3 रुपये बढ़ गया, 3 रुपये कम हो गया, तो उसके बीच में आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रख के चलना पड़ेगा। तो मिटिगेशन आप देख लो, एलसी टर्म्स है, ईसीजीसी कवर है। फिर यहाँ पे ईसीजीसी का कवर तो आप बायर के फ्रॉडुलेंट के लिए देख सकते हो। सो एलसी टर्म्स आप देख लो। फिर यहाँ पे हेजिंग, फॉरेक्स हेजिंग जो आप बैंकर से आप कर सकते हो, तो ये फ्लक्चुएशन जो है ना उसको आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। आपको पहले ही पता है मैं 86 रुपीज़ में मैं बेच रहा हूँ पर डॉलर, तो वो रेट वहाँ पे फिक्स हो जाता है। 2 महीने के बाद अगर मुझे पैसे मिल भी रहे हैं ना तो 86 में ही मिलेगा, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा। तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। तो मैन पावर चैलेंजेस, तो स्किल्ड बुचर्स होना चाहिए, जो काटेंगे ना उनको दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में किसी को लेके अनाड़ी को मशीन में लगाया, वो बंदा मीट काटने के बदले आपने उंगली काट दिया, फिर उसका खर्चा देना पड़ेगा। और ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे वो ऐसे है कि उनकी बददिमागी की वजह से जो भी वो उनका हाथ में फिजिकल मतलब इंश्योरेंस का मतलब ऑर्गन कटता है, मतलब उंगली काट लिया, उंगली पूरा हाथ चला गया, हाथ कट गया, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो प्लीज़ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, उनका एम्प्लॉय इंश्योरेंस करवा के रखना। वरना क्या होता है, बाकी सारा चीज़ें आपकी छाती पे आके बैठेगा। एज अ बिजनेसमैन आपको इतना रिस्क मैनेज करके चलना है, वरना दिक्कत हो सकता है। आप उनका उंगली भी कटेगी या हाथ कटेगा या सर कटेगा, वो सारा इंश्योरेंस आपने कवर करके रखा है। वरना क्या होगा कि कोई भी अनाड़ी, क्योंकि क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे थोड़े महंगे मिलते हैं बुचर्स या जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो अभी कुछ नए लोग आएंगे, अभी नए लोगों में दिक्कत ये होता है कि करने में कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो एक तो उनका लॉस है, उसके साथ साथ हमारी कंपनी का रेपुटेशन भी खराब होता है। तो इससे अच्छा आप क्या करो, सारा इंश्योरेंस कर लो, उनको भी समझाओ, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग पे और सिखाने में थोड़ा इन्वेस्ट करो, तो एक लाइफ उनको जो दे रहे हो, उनको जो जॉब दे रहे हो वो भी ठीक से कर ले, और साथ ही साथ अपना कंपनी का इज्जत भी बचा रहे और कोई मतलब इशू ना आए इसका। ठीक है। तो वेट रूरल एरियाज में मिनिमम आपको वेटनर्स चाहिए होगा और बाकी सारी चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सोल्यूशंस क्या है, मतलब आपके स्टाफ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी बुचर्स होते हैं या ऑफर हाउसिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको एक बैकअप रखना होता है। तो ये चीज़ें भी आप देखो, क्योंकि लास्ट मोमेंट जब ऑर्डर आया आपके, कहीं कुछ लोग क्या होते हैं ना, ईद से पहले या रमजान के टाइम पे कोई काम नहीं करता, तब अभी आपके हाथ में ऑर्डर है मगर अभी आप भेज नहीं पा रहे, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा बहुत अपने मैन पावर पे भी ध्यान दो कि क्या मैन पावर है, क्या उसकी हॉलीडेज ड्यूरेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो, सो दैट उनका हेल्थ, उनका सेफ्टी और उनके हॉलीडेज
ये तीनों चीज़ें प्लान करोगे तो ऑटोमेटिकली ये मैन पावर का इशू चला जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, मैं हमेशा एक चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप नहीं चाहते कोई आपको उस तरीके से बात करे या उस तरीके से आपको ट्रीट करे, तो आप उस तरीके से किसी और को भी ट्रीट नहीं कर सकते। डोंट ट्रीट एनीवन द वे यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड। अभी आपको कोई बिना इज्जत कोई बात कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी मत करिए। तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप किसी को सिखा रहे हो या किसी कोई आपके पास नौकरी कर रहा है, सब अपने अपने कंट्रीब्यूटर्स हैं। अभी जब आपका टीम आप बनाते हो, एक तो हेल्थ सेफ्टी ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म का पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बाकी टाइम पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मगर आपका टीम जो है ना वही आपका पूरा कंपनी खड़ा करेगा। आप अकेले से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि कभी ऐसे स्टेट में मत खोलना जहाँ पे यूनियन का लफड़ा है। यूनियन अगर बन गया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, तो फिर उन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना, यूनियन वगैरह बनने मत देना या ऐसी जगह पे आपका फैक्ट्री मत खोलना। डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, HSN कोड गलत कर दिया, हलाल सर्टिफिकेट गलत उठा दिया, शिपमेंट रिजेक्ट हो गए, पूरा मटेरियल पानी में जाएगा या छाती पे पड़ेगा, दोनों चीज़ों में दिक्कत है। तो अभी कभी ऐसे सिचुएशन में मत फंसना। जो CHA ओवरसीज है जो कर सकते हैं आपके लिए मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लो, पूरी स्टाफ ट्रेनिंग दे दो। अगर इतना सब कुछ नहीं करना है तो आप हमसे काम कर सकते हो या हमारी जैसे कंपनी से काम कर सकते हो जो पूरी शिपमेंट आपको प्रॉपरली मैनेज करें या डॉक्यूमेंटेशन सारी मैनेज करें, क्योंकि आज के टाइम पे तो आम भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इंडिया का आम ग्लोबली इतना रिकॉग्नाइज्ड है और यूएसए बोल रहा है हमारा आम खराब है। वो ये नहीं बोल रहा कि आम खराब है, आपका डॉक्यूमेंटेशन खराब है बोल रहा है। अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन ढंग से फाइल नहीं कर सकते, पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट में गलत कैसा हो सकता है। तो इतने बेकार के फाइलिंग्स करते हैं आज के टाइम पे, जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ CHA थोड़ी ढंग से लो, क्योंकि अगर रिजेक्ट हो गया तो उसका झेल नहीं सकते। थोड़ी भी 4 रुपये ज़्यादा दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वाला CHA है, अच्छा वाला फ्राइट फॉर्डर है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रुपये बचाने के चक्कर में पूरे 40 लाख का मटेरियल अपनी छाती में मत लेना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद आप नहीं झेल सकते। और मैंगो सारे एयर शिपमेंट में गए हैं और पैथोसैनिटरी का दिक्कत आ गया, तो कैसे हो सकता है यार, वो समझ में नहीं आता। इतना सिली होता है फिर भी लोग क्या गड़बड़ करते हैं वो पता नहीं चलता। क्लाइमेट और फील्ड रिस्क होता है, क्या खिलाते हो, वातावरण क्या है, कैसा है, गर्मी है, ज़्यादा ही गर्मी है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो हैदराबाद में मेरे एक दोस्त है जिनकी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे हमेशा यही दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 40 के ऊपर चला जाता है। तो सिर्फ इंसान नहीं पकता उसमें, वो बकरे भी पकते हैं, वो बाद में जाके पकने वाले पहले ही पक जाते हैं, तो वो वाली सीन आती है। तो जितना हमें एसी चाहिए होगा उसके एसी उनको भी चाहिए होगा, तो उतना सेंट्रलाइज करा के फिर उस रूफिंग चेंज करके उसके ऊपर वाटर का ट्रीटमेंट करा के बहुत कुछ करना होता है। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। तो मोस्ट कॉम्पिटिटिव एज आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही आएगा, तो वो थोड़ा वहाँ पे कल्चरल कट देख लो, नॉलेज देख लो, हला डेप्थ देख लो, गोट फोकस देखो, फिर यहाँ पे जो भी और चीज़ें कर सकते हो वो भी आप करो। इसके अलावा यहाँ पे और वैल्यू एडिशन क्या कर सकता है, और पैसा कहाँ है सर वो बताइए। आप इसके अलग अलग पार्ट बना के बेचोगे, राइट। मीट तो आप बेच रहे हो, रिब्स आप बेच रहे हो, हाफ हेड, बीच का पार्ट, पीछे का पार्ट, सब अलग अलग आप बना के बेच रहे हो। उसके अलावा भी जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है उसको भी आप अलग अलग बना के बेच सकते हो, उसका भी पैसे बहुत है, तो वो भी आप अलग करो। उसके बाद में फैट है, हीडल्स है, बोन्स है, होवल्स है, ब्लड है। तो ये ब्लड तो आज के टाइम में ज़्यादा नहीं चल रहा, मगर इसका भी डिमांड आ रहा है, वो भी देख लो। फिर इसके बाद में डेयरी डाइवर्सिफिकेशन, उसका दूध आप कर सकते हो। उसका अगर आप गोट चीज़, बहुत बड़ा मार्केट है, अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फिलहाल हम लोग गोट का चीज़ उतना नहीं है यहाँ पे, मगर गोट चीज़ भी आप ज़्यादातर ध्यान दे सकते हो। उसके गोट मिल्क का सोप भी बना सकते हो, घी भी बना सकते हो, उसका चीज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये बाई प्रोडक्ट है, अभी नहीं करना है। अभी आप ये करने के लगे तो फिर अपना बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस मर जाएगा। तो आपको पहले ध्यान में रखना है कि ये सेट हो जाए, उसके बाद में मैं ये करूंगा। तब तक ये दूध तो बाहर में आप खुले में भी बेच सकते हो या बॉटल में बना के भी उसका अलग बिजनेस शुरू कर सकते हो, अगर उसके लिए लोग आपके पास है तो। वरना आप हमें बता सकते हैं, हम उसकी हमें जो मिल्क वाली कंपनी है जो गोट मिल्क, कैमल मिल्क लेते हैं, उनसे हम लोग कनेक्ट करवा देंगे, तो फिर वो आपसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद में आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अभी मेरा इतना बड़ा खेत है, उसकी 1 या 2 बीच में मैंने फैक्ट्री बनाया, एक जगह मैंने उसकी शेड बनाया और बाकी जगह वो खुले में घूम रहा है। और बाकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जो वेस्ट आती है ना, तो वो लेके मैं उसका कंपोस्ट बना सकता हूँ।
या उसकी जो मैन्योर बना सकता हूँ या उसका वर्मी कंपोस्ट बना सकता हूँ, उसका दोनों का डिमांड है। आखिर वर्मी कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं कौड़ंग का बनता है, बाकी चीज़ों का भी बनता है। वो कीड़े ऐसे हैं जो अर्थवर्म्स हम बोलते हैं, उसको किसी पे भी छोड़ो, मिट्टी पे भी छोड़ो, वो खा के वो उसको खाद बनाता है। तो फिर ये तो वेस्ट ही है, इसको तो और अच्छा मैन्योर हो सकता है। ये भी आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि इसका पूरा लो कॉस्ट है। अगर ज़मीन है 2 से 8 के बीच में उसकी पॉटिंग बना दो, फिर अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। उसका एक अलग सा इनकम स्ट्रीम मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसका ज़्यादा पैसे नहीं होता है, तो मगर एंड ऑफ द डे उसका मिल जाएगा। तो रिटेल रेडी टू मीट वाले, तो उसका पैकिंग आप कर सकते हो, तो क्यूआर कोडिंग में ट्रेसेबिलिटी कर सकते हो। फार्म राइज्ड हलाल गोट का जो पैकेजिंग्स होती है, रेसिपीज होती है, वो भी आप देख लो। फिर रेडी टू ईट तो है, तो फिर उससे क्या और बेस्ट ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। फिर एथनिक ग्रोसरीज जो होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप देख लो कि यूके में हो गया, यूएस में हो गया, गल्फ में हो गया, कहीं पे भी आप को ब्रांडिंग कर सकते हो। इंपोर्टर्स और इंडिया के डायस्पोरा जो स्टोर्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मैं कनाडा में देखता हूँ कि आप अपने पंजाबियों की है, तो वहाँ पे डायरेक्टली पार्टनरशिप कर लो, फिर वहाँ से आप डायरेक्टली भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर वो कट्स जो हो है वो इंडिया का प्रीमियम कट मिलने चाहिए, उतना आप मैनेज करो, तो फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पे प्रीमियम कट्स है, रेडी टू कुक आइटम्स है, अगर वो सारी चीज़ें आप इमीडिएटली मत करो, क्योंकि उसका R&D बहुत पैसा लगेगा, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, लाइव में ईद के टाइम पे उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगते हैं, क्योंकि क्या है ना, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहता कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, क्योंकि ईद के टाइम पे इंडिया में अगर मीट कम हो गया तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि बाहर के टाइम पे रिस्ट्रिक्शन भी डालता है। तो आप पहले ही प्लानिंग रख के उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करके उसको एक्सपोर्ट करो। फिर स्टड सेलिंग्स हैं, लोकल ब्रीड्स, आप इतना आपके पास क्वांटिटी बढ़ गया, आप जानवर भी बेचना शुरू कर सकते हो, बाकी फार्म्स को बेच सकते हो, बाकी टाइप रख सकते हो। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जो टेक्नोलॉजी आपने बना रखी है, जो सिस्टम आपने इतने मेहनत से सीखा हुआ है, वो सब में सिखा के काम करना, इकट्ठा काम करना या यूनियन बना के काम करना, तो ये बेहतर है आपके लिए। फिर इसमें के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, सप्लाईज आप बढ़ा सकते हो। अगर आपने खाद बना के, अभी अपने जानवर तो खाएंगे ही खाएंगे, साथ ही साथ बगल के फार्म वाले भी मेरा खाद खा रहा है, तो वो चीज़ें भी आप ध्यान में दे सकते हो। इसमें टेक है, सस्टेनेबिलिटीज़ हैं, तो बाकी सारे जो ग्रीन फार्म ब्रीडिंग्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेनली अगर आप बायर रिलेशन अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, एक प्रॉपर CRM, प्रॉपर फॉलोअप, उसकी रेगुलर फीडबैक्स, उनके उनके यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करो, क्योंकि इस बिजनेस में क्या है ना, जितना आप क्लाइंट का सुनोगे उतना आपके पास बिजनेस है। अभी आप क्लाइंट का नहीं सुन रहे हो तो फिर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो सकता है। तो यहाँ पे कंप्लाइंट हैंडलिंग्स है, नॉलेज है, उनको समझाना है, उनको उनको क्या दिक्कत हो रहा है उसको पहले एड्रेस करो, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करो, फिर कहाँ पे दिक्कत आए उसको देखो, फिर उसको रिजॉल्व करो, उसके बाद फॉलोअप करो। तो ये चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप शुरुआत कर रहे हो काफ़ी बार ऊपर नीचे हो सकता है, मगर जब जो भी हो रहा है उसको आप प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हो तो उसका प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाता है, या कम से कम बायर को तो इतना भरोसा होगा कि भैया इसको बोल दूंगा तो ये उसको मैनेज कर लेगा, तो ये गारंटीड है। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट्स है, तो अभी हो सकता है आपके कैपेबिलिटी में है या नहीं है, कितना अमीर हो या कितना आपके पास पैसे हैं और कितना आपके पास क्रेडिट देने में आपकी हैसियत है, वो थोड़ा देख लेना। क्योंकि क्या कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कोई कंप्लेंट्स है, तो कभी किसी ने कंप्लेंट दे दिया, अभी हो सकता है मैं बोल दूँ ठीक है भाई, अगर कोई गड़बड़ी आई ना मैं पूरा कंटेनर का पैसा वापस करूँगा, मगर वापस क्या करूँगा, मैं पूरी नेक्स्ट कंटेनर आपको मुफ्त में दूंगा। तो ये चीज़ें बोलने से भी ना क्या होता है कि बायर में एक कॉन्फिडेंस आता है, और दूसरा हमारे सिस्टम पे हमें भरोसा होता है। अगर इतना बोलने वाले कोई भी, अभी तक मेरे पार्टनर्स भी ऐसे नहीं बोलने देते हैं, क्योंकि हम तो बोलना चाहते हैं, मगर हमारे पार्टनर्स बोलते हैं यार देख थोड़ा ना कहीं तो गड़बड़ होने वाली है। हर बार हम बोलेंगे कि यार रिफंड करेंगे या दूसरा कंटेनर फ्री में देंगे, तो इतना लॉस नहीं झेल सकते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। मगर आप देखो कि क्रेडिट नोट भेज दिया, कुछ उनका जो इशू आ रहा है उसको प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हो, एंड ऑफ द डे क्या है, कस्टमर खुश तो आगे का बिजनेस खुश। अगर कस्टमर बुरा मान गया तो आप कितना भी कर लो, कितना भी बिजनेस सक्सेस करने के लिए ट्राई करो, नहीं होने वाला। क्योंकि अभी देखो 100 कंटेनर आपने ढंग से भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में वो किसी को नहीं बोलेगा। एक कंटेनर कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गई ना, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, स्टैंडर्ड्स में, कट्स में, वो हर जगह ढोल पीटेगा, भाई रोहित ने जो माल भेजा वो गंदा भेजा। तो ये बड़ा दिक्कत है बिजनेस में, तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, हर बार हमें सही होना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार हमने सही हो गया फिर बाद में हमने घपले करना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। फिर इसके बाद प्रॉपर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं या बायर्स रिकॉर्ड है, कुछ भी है,
ये मैन्युअली आप नहीं कर सकते हो, एक्सेल शीट में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। क्या क्या याद रखोगे? जोहो, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, ओडू, कोई भी चाहिए रख लो। ओडू में थोड़ा बहुत सस्ता वाला है, देख लेना, अगर आपको जमता है तो कर सकते हो, बाकी चीज़ें देख लो। तो ये सारे बेस्ट टूल्स हैं, आपके काम में आएंगे, और सारा ट्रेनिंग देके, अपने टीम को भी ट्रेनिंग देके आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग प्रेफरेंस है, क्रेट वाइज है, उसके वेट है, पैकेज टाइप है, डिलीवरी विंडो है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। उसके बाद आपको परमिट रिन्यूअल्स, अगर आपको लगता है कोई, तो कोई भी परमिट बिना, कोई ड्यू आता है, मान के चलो कि एनओसी का ड्यू है, तो एनओसी तो आप रिन्यू करोगे, अभी उसमें भी कोई गलती मत करना। तो ये सारी चीज़ें देखो। उसके बाद अगर आपके वहाँ पे हॉलीडेज है, ऑर्डर्स गैप है, तो उसको कैसे फुलफिल करोगे? ऐसे कभी फ्लो में कटना नहीं चाहिए। अगर एक मार्केट में ऑर्डर नहीं आ रहा, दूसरे मार्केट में जाना चाहिए, और हर जगह आपको ऑर्डर्स मैनेज करके रखना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, वरना दिक्कत हो सकता है। तो ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये मैंने पहले ही बताया, जो भी कर रहे हो क्या हो रहा है उसका रिकॉर्ड है, और जो भी आप कर रहे हो ईमानदारी से, दिल से, साफ से कर रहे हो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इतना आप मैनेज करोगे, आप हमारे साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो। अगर आप ईमानदार हो, हम भी काम करने के लिए पसंद करते हैं, और दोनों को साथ में मजा आता है बिजनेस करने में। आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग, जो खाना पीना, ब्रीडिंग, उसका देखना, उसका हेल्थ, सब आप मैनेज करो। बाकी बेचना, ऑर्डर लेके आना, इंक्वायरी लेके आना, बायर का जो इशू है उसको सॉल्व करना, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंसेस, पेमेंट, सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों साथ मिलकर काम करना चाहिए, वो भी कर लेंगे। अगर नहीं सर हमें सिखा दो, हम कर लेंगे, तो ठीक है, हम सिखाने के लिए तैयार है। नहीं सर आप सिर्फ ना सर्टिफिकेशन वगैरह मैनेज करके दे दो, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे, वो भी ठीक है। सो लॉयलिटी, रिटेंशन, ऑर्डर बार बार आना चाहिए, क्योंकि जो बायर आया हुआ है उसको रख के ही आपका नेक्स्ट बायर आएगा। ऐसा नहीं कि जो बायर आया वो गया, दूसरा बायर आया, ऐसा तो आपका बार बार बिजनेस बढ़ा नहीं होगा। जो भी है घूम फिर के आप उसी वॉल्यूम पे ही रहोगे जो वॉल्यूम पे आप पहले शुरू किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके बायर्स बढ़ने चाहिए, बार बार वो बायर खरीदना चाहिए, उसके साथ नया बायर्स आना चाहिए, ऐसे ही बिजनेस बड़ा होता है। तो फिर कम्युनिकेशन, कल्चरल सेंसिटिविटीज़, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। कहीं हलाल चाहिए, वहाँ पे नॉन हलाल भेज दिया, कहीं पे मुझे हलाल नहीं चाहिए, वहाँ पे मैंने हलाल भेज दिया। तो ये जो उनकी कल्चर्स है, उनको जैसे चाहिए वैसे आपको देने का काम है। जो कस्टमर एंड ऑफ द डे क्या है ना, एंड ऑफ द डे हम लोग बोलते हैं कस्टमर भगवान है, जो भगवान को पसंद है वही चीज़ आपको उनको देना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे जो नफरत है वही चीज़ मैंने भेंट भी दे दी, जो मुझे देना है वो मैं दे रहा हूँ, आपको लेना है तो लो है, ऐसे तो बोल नहीं सकते, ऐसे तो ज़्यादा दिन आप बिजनेस में नहीं रह सकते हो। तो ये है। फिर फोरकास्टिंग वाया CRM, क्योंकि मेरा ऑर्डर कब ऊपर गया, कब आया, कब गिर गया, फिर कौन से इंटरवल में आया, ये बायर 3 महीने में ही क्यों खरीद रहा है, बीच में क्यों नहीं खरीद रहा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बायर से बात करो, तो फिर आप समझ में आएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है, उसको क्या एड्रेस कर सकते हो, या उसको ऑर्डर बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन है भी या नहीं। तो ये चीज़ों में आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। तो एंड ऑफ द डे जब भी आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना शुरू हो जाता है। और हम लोग काफ़ी एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट भी कराते हैं। एक हैदराबाद की पार्टी है जिनको, वो बीफ में काम करते हैं, गोट एंड शिप में नहीं है, वो गोट एंड शिप में भी आ रहे हैं, मगर बीफ उनका मेन काम है, जो बफेलो मीट है। तो बफेलो मीट हम लोग अभी श्रीलंका में हमने डील क्लोज करके आया, बहुत बड़ा वॉल्यूम पे हुआ है। तो अभी वो एक कमिटमेंट हो गया, हर महीने उनसे इतना ऑर्डर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी इनका तो निकल पड़ा है, जितना इनका ऑपरेशन था उतना निकल पड़ा, अभी दूसरे जो फैक्ट्री है उसमें वो काम करना शुरू कर देंगे, और कहीं पे भी कोई एडवांस नहीं है। अभी पहले ही डिपॉजिट मिल जाएगी, उसके बाद सप्लाई होना शुरू होगा, फिर जैसे जैसे नेक्स्ट सप्लाई से पहले पुरानी सप्लाई क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक इंडिया का गवर्नमेंट श्रीलंका गवर्नमेंट झगड़ा करके ना बैठा है। ठीक है। टेक ड्रिवन CRMs, फ्यूचर का प्रिडिक्शन, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारे रिकॉर्ड्स, और ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। तो ग्रोथ एंड स्किल रोड मैप अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल ग्रोथ अगर आप रखोगे तो पहले इतने, फिर उसके बाद इतने, तो ये सारी चीज़ें आप एक स्टैंडर्ड SOP आप देख सकते हो। वर्टिकल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। 10 साल का पूरा विजन अगर आप देखोगे तो 1 से 2 साल के बीच, 3 साल के बीच में आप GCC मार्केट कवर करोगे, 1 कंटेनर पर मंथ निकालोगे, 500 कंटेनर तक आप, 500 मेट्रिक टन तक आपका पूरा मटेरियल पहुंचना चाहिए, क्योंकि 500 मेट्रिक टन इतना सिखा के जाएगा ना आपको, बाकी का टारगेट आराम से रीच हो जाएगा। क्योंकि 500 मेट्रिक टन में ही आपने दुनिया भर की गलती कर दोगे तो उसमें ही सारा आप सॉल्व भी कर दोगे। तो ऐसे करके आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, नए मार्केट्स अप्रोच कर सकते हो, और रिटेल पैक्स, न्यू कट्स सब आ जाएगा मार्केट में। और मल्टी कंट्री प्रेजेंस जो होगी ना, उसके बाद कोई आपको नहीं रोकने वाला है, और बहुत बड़ा वॉल्यूम पे आपका ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। आप खुद भी करो, लोगों से भी कराओ, फिर अपना बिजनेस भी बढ़ाओ। तो ये एक मेन चीज़ है।
मगर ये चीज़ करने से फर्स्ट मस्ट क्या है ना, पहली चीज़ आपको चाहिए होगा, एक तो माइंडसेट, दूसरा आपका नीयत, और दूसरा आपका ईमानदारी। अगर ये 2-3 चीज़ों में अगर आपका थोड़ा बहुत भी हिला हुआ है ना, तो ये बिजनेस नहीं कर सकते हो आप। ये कभी लोग बोलते हैं नहीं सर हमको तो करना है, तुमको करना है सोच के मैं सो जाऊंगा, ऐसे तो नहीं चलने वाला। ये दिन रात का काम है, इसमें मेहनत लगती है, सिर्फ पसीना नहीं खून भी बहाना पड़ता है, तभी ये सारा चीज़ें प्रॉपर्ली सेट हो जाता है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस चाहिए आपको, स्पेशलिस्ट हायर करना चाहिए, क्यूए वाले, ब्रीडिंग वाले, नर्चर वाले, बाद में टेक्नोलॉजीज हो गए, सर्टिफिकेशंस हो गए, और बाकी जो एक्सपेंशंस हैं, जॉइंट वेंचर्स, रिटेलर्स, डायस्पोरा, और मिनिमम हमको इतना कट तो निकालना ही निकालना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आती है। तो इसके बाद फाइनेंशियल स्केलिंग, तो इसका देख लो, उसका बेनिफिट्स क्या निकलना है। फिर ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टर की एंट्री हो गई, स्ट्रैटेजिक जेवी करके आ गया, जो श्रीलंका में बता रहा था वो जो जॉइंट वेंचर ही था, तो वहाँ उस मार्केट में और मालदीव्स के मार्केट में एक रिजॉर्ट को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे के आ गया, जो भी बीफ वो खुद लेंगे और बाकी भेजेंगे, वो हर जगह वो मैनेज कर लेंगे। तो 5 साल का अग्रीमेंट्स रहता है, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनसे अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन पार्ट्स, तो गोट है, मिल्क है, चीज़ है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे प्लानिंग आप प्रॉपरली कर लोगे, कितना कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। आप वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ी एक एस्टिमेशन दिया हुआ है। अभी कल आके मुझे मत कमेंट में ये मत बोलना कि सर ये प्राइस में तो मिलेगा ही नहीं। देखो यार, जहाँ पे मेरी टीम को मिला है तो वो हमें मिलता है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, तो फिर आप थोड़ा बहुत देख लो, हो सकता है कि कहीं आपके रीजन में थोड़ी बहुत महंगाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल भी सकता है। और देखो यहाँ पे फ्रेंचाइजी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोग्राम सब कुछ आप चला सकते हो, ये आगे की प्लान्स है। तो धीरे धीरे करके आप अपना अपग्रेड करो, पूरा बिजनेस डेवलप करो, और अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है, जेबी एक्सपर्ट्स हमेशा आपके साथ है, कोई आपको ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। इसके साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट में, अगर जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी रेफर किया है वही डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। rohitdesai.in पे जाइए, फिर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाइए, फिर यहाँ पे पहली वाली जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अगर चाहते हो तो सपोर्ट करना है तो फिर भी यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको नहीं खरीदना है, पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो। अगर ये वीडियो में पूरा आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या कोई चीज़ आपने मिस कर दिया, हो सकता है कि हाँ वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो गया, वो मैं मानता हूँ, बट इतना नॉलेज के लिए इतना टाइम तो लगेगा, ठीक है। पूरा बिजनेस बना रहे हैं जिंदगी भर के लिए, तो इतना तो टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, अगर कोई पेड कंसल्टेशन चाहिए तो ऑफिस का नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और कोई भी मदद चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको जो भी डिटेल्स है आपको सपोर्ट कर देंगे। अगर आप ये चाहते हो कि किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए, वो भी हम करवा के देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट रिपोर्ट, प्रोडक्ट रिपोर्ट, कंट्री रिसर्च, पेमेंट रिसर्च, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फ्यूचर फोरकास्ट, कुछ भी रिपोर्ट चाहिए होगा आप बता दीजिए, आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो सर मुझे ये बिजनेस पसंद आया, मुझे अभी बैंक पे जाना है, मुझे एक पूरी बिजनेस रिपोर्ट बना के दो, वो भी मिल जाएगा, वो भी मेरे टीम से बात कर लीजिए, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो इंग्लिश और कन्नड़ा में कल परसों या तरसों में आ जाएगा, सो डोंट वरी, ये वीडियो आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी मिलेगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।